की शुरुआत मेंशन से होती है, जहाँ पर हमारी मेन कैरेक्टर सोचती रहती है कि लोग इस दुनिया में जन्म लेते रहते हैं, चाहे वह इस दुनिया में जीना चाहते हो या नहीं। मेरे लिए भी स्थिति कुछ ऐसी ही थी और मैं भी आम लोगों की तरह अपने जीवन को व्यतीत कर रही थी। लेकिन हम इन सब चीजों के बारे में तो जानते ही हैं कि किसी के जीवन में भी अप्रत्यक्ष घटनाओं का घटित होना स्वाभाविक है। मेन कैरेक्टर सोती रहती है कि अचानक से उसकी मेट उसे आवाज लगाती है, माय लेडी, क्या आप जाग गई? हमारी मेन कैरेक्टर उठते हुए कहती है कि हाँ, मैं उठ गई, जिसके काले बाल थे और ग्रीन कलर की आईज थी। वह अपनी मेट से स्माइल करते हुए कहती है कि क्या आपने मुझसे कहा था कि आज रॉयल पैलेस में जाना है? दूसरी ओर वह मन ही मन में सोचती रहती है कि यह बहुत ही ज्यादा अलग है, मैं दूसरी दुनिया में अपने जीवन को जी रही। हमारी मेन कैरेक्टर का नाम एरिस मिगेलियन है और उसकी मेड स्माइल करते हुए कहती है कि माय लेडी, मैंने आपके लिए स्नान का पानी तैयार कर दिया है और इसके साथ ही हमने आपके जाने के लिए भी पूरी तैयारी कर दी है, इसीलिए आपको तैयार हो जाना चाहिए। एरिस स्नान करती रहती है और उसे उसकी मेड जेंटली हिलाती रहती है। यह सब देखकर वह विचार करती रहती है कि यह देखकर तो कोई भी नहीं बता सकता कि वह एक नोबल लेडी नहीं है, क्योंकि वह इस रोल को अच्छी तरह से निभा रही है। सच कहूँ तो यह दुनिया मुझे एक फेरी टेल की तरह लगती है, जहाँ पर एक क्राउन प्रिंस है, साथ ही सड़कों पर कई सारे नाइट होते हैं और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर होली पावर और मैजिक के साथ साथ विद्यमान है। यदि इस बारे में मैं एक सटीक बात करूँ तो यह एक क्लासिकल रोमांस उपन्यास है, जो की दुनिया है जिसमें की लगभग मुझे आए हुए 2 दिन हो गए हैं। इस दुनिया में मैं मार्किस की एक इकलौती बेटी हूँ और क्राउन प्रिंस की मंगेतर और एक खलनायिका भी हूँ, जिसे चारों ओर कहीं पर भी जाने का और कुछ भी करने का हर एक प्रकार से अधिकार प्राप्त है। जब मैंने 2 दिन पहले अपनी आँख खोली तो मैंने एहसास किया कि मैं एरिस मिगेलियन की बॉडी में हूँ और जिस दुनिया से मैं आई हूँ वहाँ पर तो बहुत से लोग इस तरह के सपने देखते हैं कि वह किसी नॉवल में जन्म ले और अपने जीवन को व्यतीत करे, लेकिन मुझे इस बात का कभी भी एहसास नहीं था कि यह मैं हो सकती हूँ। एरिस को अपने ही ख्यालों में खोया हुआ देखकर उसकी मेड कहती है कि माय लेडी, आप ऐसा क्या सोच रही हैं कि उसमें खो गई हैं? और एरिस अपने आप को मिरर में देखते हुए सोचती रहती है कि आखिर यह कितना अजीब है। मेड एरिस के बालों को संवारती रहती है। एरिस कहती रहती है कि मैं बस यही सोच रही थी कि समय कितना धीरे धीरे बीतता जा रहा है। और मेड कहती है कि माय लेडी, क्या आप वास्तव में एंगेजमेंट समारोह का इतना ज्यादा इंतजार कर रही हैं? और एरिस कहती है कि क्या ये यही है? एरिस वापस से अपने ख्यालों में खो जाती है और सोचती रहती है कि मुझे इसकी कल्पना भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मुझे इसमें बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। मैं स्वयं एरिस मिगेलियन, मुझे इस बात का बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा और क्या सच में मैं इस दुनिया में ढल भी पाऊंगी? मुझे तो इस बात का विश्वास नहीं। और यदि इस बारे में मैं सच्चाई कहूँ तो मैंने इस बात का निर्णय लिया कि मैं इस दुनिया में जल्द से जल्द मरना चाहती हूँ और मुझे लगता है कि यदि मैं मर जाऊंगी तो अपनी मूल दुनिया में वापस लौट जाऊंगी। यदि इस स्टोरी के बारे में मैं बात करूँ तो मैं एक विलेनेस एरिस हूँ, जो कि क्राउन प्रिंस की फियांसे है और वह एक काउंट की बेटी हेलेना से प्यार करता है, जिसके परिवार की प्रतिष्ठा बर्बाद हो चुकी है। और चाहे जो भी हो, योहानेस हमेशा से ही हेलेना से ही शादी करना चाहते थे। क्योंकि यह एक प्रेम कहानी है, इसीलिए इस कहानी का अंत भी सुखद होता है और अंत में हेलेना उस राज्य की महारानी बन जाती है। यदि इस कहानी में एरिस के बारे में बताएं तो वो क्राउन प्रिंस की फियांसे जरूर थी, लेकिन उसे अंत में मार दिया जाता है, क्योंकि वह हेलेना से ईर्ष्या करती है और उसे मारने की कोशिश करती है। क्योंकि जब एरिस को पता चलता है कि हेलेना, जो कि क्राउन प्रिंस से शादी करने वाली है, तो वह बहुत ही ज्यादा पागल हो जाती है और सोचती रहती है कि मैं उसे ऐसा कभी नहीं करने दूंगी, कभी भी नहीं। एरिस इन सब के लिए हेलेना को ब्लेम करती रहती है कि हेलेना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी चीजों को चुराने की? एरिस, जो कि हीनता और ईर्ष्या की भावनाओं से अंधी हो चुकी होती है, वह हेलेना को जहर दे देती है। जब सभी को यह पता चलता है कि हेलेना को जहर एरिस ने दिया था, तो उसे अंत में मौत की सजा हो जाती है और कहानी हेलेना के साथ ही समाप्त हो जाती है, जिसे एरिस द्वारा मारा जाता है, लेकिन हाई प्रीस्ट द्वारा उसे वापस जीवित कर दिया जाता है और इस तरह से इस कहानी का सुखद अंत हो जाता है। हेलेना रॉयल पैलेस में जाने के लिए तैयार हो जाती है और वो कैरेज में चढ़ जाती है, लेकिन अभी भी वह उसी बारे में सोच रही थी कि हेलेना हमेशा ही क्राउन प्रिंस के साथ खुश रहनी चाहिए और यदि एरिस के मुख्य पात्र की बात करें तो वह केवल हेलेना के लिए चुनौतियों का अनुभव कराने के लिए एक पात्र है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हेलेना विंडो की साइड देखते हुए सोचती रहती है कि यह बहुत ही ज्यादा घिसी पिटी सी कहानी है और न ही इसमें कुछ खास है। वास्तव में सच कहूँ तो यह बिल्कुल भी मेरी पसंदीदा स्टोरी नहीं थी और जो कोई भी इसे पसंद करते होंगे, अगर वह इस कहानी में होते तो वह यह जानकर बहुत ही ज्यादा खुश होते, लेकिन मुझे यह खुशी नहीं चाहिए। मैं जल्द से जल्द मरना चाहती हूँ। एरिस मैंशन में आ जाती है और एक बटलर और नाइट उसका इंतजार करते रहते हैं। वह कहते हैं कि लेडी मिगेलियन, आप इतनी धूप भरी दोपहर में यहाँ आई हैं, योहानेस आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और एरिस कहती है कि हाँ, आपने ठीक कहा, यह बहुत ही ज्यादा धूप भरी दोपहर है और मैं बहुत ही ज्यादा
खुश हूँ कि योहानेस बहुत ही ज्यादा दयालु है कि वह मेरा अभी भी इंतजार कर रहे हैं। बटलर एरिस को लेकर वहाँ चला जाता है जहाँ पर रॉयल योहानेस होते हैं और वो दरवाजा खोलता है। इसी बीच एरिस सोचती रहती है कि जिस व्यक्ति से योहानेस मिलना चाहते हैं वह व्यक्ति मैं नहीं हूँ। हेलेना धीरे धीरे बगीचे की ओर बढ़ती है। वहाँ पर योहानेस और हेलेना बैठे हुए होते हैं और उन्हें इस तरह से लवली कपल की तरह देखकर हेलेना सोचती रहती है कि यह एक ऐसा जोड़ा लग रहा है जो कि सूर्य के प्रकाश में चमक रहा है। दूसरी ओर हेलेना एरिस को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है और अपने हाथ से हाय करते हुए कहती है कि एरिस, ओह नहीं, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि लेडी मैगेलिन आप मेरे बुलाने पर यहाँ पर आई। एरिस बहुत ही ज्यादा लेट आई थी और योहानेस क्राउन प्रिंस हेलेना की ओर देखते हुए कहते हैं कि एरिस आप बहुत ही ज्यादा लेट हैं और एरिस बाव करते हुए उन्हें हेलो कहती है और कहती है इसके लिए मुझे क्षमा करना, आज का दिन बहुत ही ज्यादा सुंदर है ना योहानेस और लेडी हेलेना। हेलेना एरिस से स्माइल करते हुए कहती है कि राहत की बात है कि अभी तक चाय ठंडी नहीं हुई है, इसीलिए आप यहाँ पर आराम से बैठिए और चाय का मजा लीजिए। योहानेस हेलेना से कहते हैं कि मैंने आपसे कहा ना कि आप औपचारिकता छोड़ दीजिए हेलेना, हम सब दोस्त हैं। योहानेस एरिस की ओर देखते हुए कहते हैं कि क्यों मैंने ठीक कहा ना एरिस। और एरिस सोचती रहती है कि यद्यपि हेलेना एक प्रतिष्ठित परिवार से आती है परंतु वर्तमान में वह एक नोबल नहीं है बल्कि एक कॉमनर व्यक्ति है। सच कहूँ तो वह हमारे साथ क्यों रह सकती है, इसका कारण ऐसा इसीलिए है क्योंकि महारानी ने काउंटेस को योहानेस क्राउन प्रिंस की ग्रैंडमदर के रूप में स्वीकार कर लिया है। यदि यह हमेशा की तरह होता तो इस समय हेलेना की निंदा करने के बाद में मुझे योहानेस द्वारा बाहर निकाल दिया जाता, लेकिन यदि मैं इस बात पर हंगामा भी मचा दूं तो मुझे इससे बहुत ही ज्यादा थकावट महसूस होगी। और वो सीट पर बैठते हुए कहती है कि हेलेना, ठंडी होने पर चाय का स्वाद कड़वा हो जाता है, इसीलिए क्या आप मेरे लिए एक कप चाय डालेंगी। हेलेना स्माइल करते हुए कहती है कि हाँ क्यों नहीं। और योहानेस क्राउन प्रिंस कहते रहते हैं कि क्या मेरी क्वीन ने अपने घर में ही चाय बनाना नहीं सीखा है, क्या उसके हाथ में कोई गड़बड़ है, क्या वह ठीक नहीं है। एरिस स्माइल करते हुए चाय के कप को उठाती है और कहती है कि यह आप क्या कह रहे हैं योहानेस, अभी अभी आपने ही तो कहा था कि हम सब दोस्त हैं। क्या अपने दोस्त से एक कप चाय मांगना कानून के खिलाफ है। वह सोचती रहती है कि अगर वह कानून के बारे में बात कर रहा है तो यह उस पर भी लागू होता है। एरिस की बातों को सुनकर योहानेस को गुस्सा आ जाता है। यह देखकर हेलेना उनके हाथ को सहलाते हुए कहती है कि एलेक्स, आपको इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि एरिस मेरी दोस्त है और इसीलिए मैंने उसे चाय पिलाई है। और सच कहूँ तो आप यदि इस तरह से चिड़चिड़ापन करेंगे तो मैं आपको बिल्कुल भी चाय नहीं पिलाऊंगी, ठीक है ना। एरिस उनकी बातों को सुनती रहती है, अपनी चाय को पीते हुए सोचती रहती है कि हेलेना, जिसका की व्यक्तित्व अद्वितीय रूप से शुद्ध और सीधा साधा है, वह चाहे जो भी करे उसे कोई भी नफरत नहीं कर सकता है। सच कहूँ तो उसे देखने पर ऐसा लगता है कि वह बहुत ही ज्यादा शुद्ध और प्यारी है कि हर कोई उससे प्यार ही करेगा, ना कि कोई उससे नफरत करेगा। वह सभी आपस में बातें करते रहते हैं और चाय पीते ही रहते हैं कि अचानक से एक व्यक्ति आता है और योहानेस और हेलेना को गले लगाते हुए कहता है कि यह मेरे लिए बहुत ही ज्यादा निराशा की बात है कि आप सभी मेरे बिना चाय पी रहे हैं। हेलेना उसे देखकर खुश होती है और कहती है कि जैसन आप यहाँ। और जैसन कहते हैं कि हाँ, मैं कुछ समय के लिए कैपिटल में रहने की योजना बना रहा था। यह सुनकर हेलेना कहती है कि क्या आप सच में पहले ही लौट आए। जैसन स्माइल करते हुए योहानेस से कहते हैं कि हमें मिले हुए काफी समय हो गया है। और हेलेना उन्हें देखकर सोचती रहती है कि जैसन कजार वह ड्यूकडम के सबसे बड़े पुत्र के रूप में अपने मूल शीर्षक की तुलना में योद्धा जैसन के रूप में अधिक जाने जाते हैं। साथ ही वह एक दयनीय व्यक्ति है जो एक तरफा तौर पर हेलेना के पीछे पड़ा हुआ है। एरिस उन सभी पर किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं देती है और अपनी चाय के मजे लेती रहती है। दूसरी ओर वह सोचती रहती है कि इन सब से मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि बेशक वह मुझ पर किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं देता है, जैसे कि मैं उसके लिए अदृश्य हूँ। जैसन एरिस को देखकर कहता है कि लेडी मैगेलिन, मुझे माफ करना, मैंने आपको हेलो नहीं कहा, आज आप बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही हैं। एरिस कहती है कि हाँ, आज का दिन बहुत ही ज्यादा सुंदर है सर कजार। और कजार कहते हैं कि यह नाम मेरे लिए बहुत ही ज्यादा है क्योंकि मैंने कजार ड्यूकडम में कोई योगदान नहीं दिया है और मैंने आपसे हमेशा कहा है कि मुझे सिर्फ जैसन कहकर पुकारे, लेकिन आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती हैं। यह कितना अशिष्ट है। एरिस स्माइल करते हुए कहती है कि मैं क्राउन प्रिंस की फियांसे होने के नाते आखिर ऐसा कैसे कर सकती हूँ। वह सोचती रहती है कि प्रिंस को देखकर ऐसा लग रहा है कि वह बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और वह अपनी भावनाओं को बिल्कुल भी नहीं छिपा सकते हैं। सच कहूँ तो मुझे मालूम है कि आखिर वह इतना नाराज क्यों है, क्योंकि मैंने हेलेना के सामने मंगेतर शब्द का यूज किया। जैसन प्रिंस एलेक्स को इस तरह से नाराज देखकर कहता है कि योहानेस, हमें बहुत सी आंखें देख रही हैं। जैसन की बातों को सुनकर योहानेस हल्का सा गुस्सा होते हुए कहते हैं कि मुझे दूसरों की भावनाओं पर विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हेलेना स्माइल करते हुए कहती है कि इस आकाश के नीचे केवल एक ही व्यक्ति है जिसे ऐसा करने की पूरी अनुमति है और तो और वह व्यक्ति अपने राजनीतिक
विरोधियों की सुविधा का भी ध्यान रखता है। क्यों आपको यह नहीं लगता? यह सब सुनकर वहाँ बैठे सभी लोग शॉक हो जाते हैं और एरिस विचार करती रहती है कि मुझे यकीन है कि वह पागल हो गया होगा, क्योंकि मैंने मूल रूप से कहा था कि कोई ऐसा व्यक्ति जो कि सम्राट भी नहीं है फिर भी ऐसा नाटक कर रहा है। यह काफी अजीब है। मुझे यकीन है कि एरिस मिगेलियन उनकी बचपन की दोस्त है, लेकिन वह मेरे साथ पूरी तरह से बाहरी व्यक्ति जैसा व्यवहार कर रहे हैं और यह मेरी भावनाओं को ठेस पहुंचा सकता है। लेकिन सच कहूँ तो ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं एरिस मिगेलियन नहीं हूँ। एलिस दूसरी दुनिया से आई हुई है जिसने की इस कहानी को पढ़ रखा है, और वो जिस शरीर में अभी है उसमें उसकी आत्मा ने प्रवेश किया है और उसे इस कहानी से कोई भी लेना देना नहीं है। वह जल्द से जल्द मरना चाहती है और यहाँ से जाना चाहती है। एलिस उन्हें देखकर सोचती रहती है कि वह सभी मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे कि मैं एक बाहरी व्यक्ति हूँ और इससे मुझे ठेस भी पहुँच सकती है। लेकिन मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं एरिस मिगेलियन नहीं हूँ। एलिस अब उनसे कोई लेना देना नहीं रखना चाहती थी। वह जल्दी से अपनी सीट से खड़ी होती है और बाव करते हुए कहती है कि इसके लिए आपका शुक्रिया एंड बेलेना, मुझे यह चाय बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी। यह सुनकर हेलेना उसे आश्चर्य से कहती है कि लेडी एरिस कहती रहती है कि आप रॉयल पैलेस में योहानेस से औपचारिक रूप से बात नहीं कर सकती हैं लेडी एंड बेलेन, क्योंकि आपको स्थिति और पद जैसी चीजों को समझना चाहिए। और यह सुनकर हेलेना बहुत ही ज्यादा दुखी होकर कहती है, हाँ आपने ठीक कहा। यह सुनकर प्रिंस एलेक्स को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एरिस से चिल्लाते हुए कहते हैं कि मेरे सामने उसे चेतावनी देने की आपकी हिम्मत भी कैसे हुई। योहानेस को इतने गुस्से में देखकर हेलेना उसके हाथ को सहलाते हुए कहती है कि ऐसा मत कीजिए एलेक्स। एलेक्स हेलेना को देखते हुए कहते हैं कि लेकिन हेलेना, वह लड़की बहुत ही ज्यादा बोल रही है। और हेलेना कहती है कि नहीं मैं ठीक हूँ, इसीलिए आप यह मत कीजिए। उनके इस तरह के व्यवहार को देखकर एरिस सोचती रहती है कि क्योंकि वह हमेशा से ही दयालु स्वभाव की रही है, इसीलिए हेलेना हमेशा से ही अपने विरोधियों के किए गए अपराध को हमेशा ही माफ कर देती है और उन पर किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं करती है। इन सब के अलावा उसके आसपास ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो उसके प्रति वफादार न हो या उससे प्यार न करता हो। वह एक ऐसी दयालु लड़की है जिसे कि सभी पसंद करते हैं और सभी उसका साथ देते हैं। वह सभी हेलेना को दिलासा देते रहते हैं और यह सब देखकर एरिस वहाँ से चली आती है और विचार करती रहती है कि इसीलिए मुझे इन सब से किसी भी प्रकार का फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इस मामले में मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। बहुत ही ज्यादा धूप हो रही थी। हेलेना वहाँ से जाते जाते सोचती रहती है कि आज मैंने बहुत ही ज्यादा हैवी मेकअप करा है और साथ ही मैंने इन सब के साथ एक हैवी ज्वेलरी भी पहनी हुई है जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा भारी लग रही है। वहाँ से जल्द ही वह अपनी कैरेज के पास आ जाती है और उसे देखकर बटलर कहते हैं कि माय लेडी, क्या आपने अपना समय आनंद पूर्वक बिताया? और हेलेना उसके हाथ को पकड़ते हुए कैरेज में चढ़ती है और कहती है कि हाँ मैंने अच्छा समय बिताया। हेलेना पैलेस को अच्छे से देखती है और सोचती रहती है कि अब मुझे उन लोगों से किसी भी प्रकार का कोई व्यवहार नहीं रखना है। और वो अपने बटलर से कहती है कि अब हमें चलना चाहिए। और बटलर कहता है कि ठीक है माय लेडी, और उनका कैरेज चला जाता है। कुछ समय बाद हेलेना आराम से बैठी रहती है और विचार करती रहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपनी गर्दन को लटकाने के लिए यह एकदम अच्छा मौसम है। बेशक मैंने ऐसा नहीं किया और न ही मैं ऐसा करने की कुछ सोच रही हूँ, लेकिन सच कहूँ तो मैं जिस दुनिया से लौटकर आई थी वहाँ पर वापस लौटने के लिए हर प्रकार के संभव प्रयास कर चुकी हूँ, लेकिन उनसे किसी भी प्रकार का फर्क नहीं पड़ा। सबसे पहले मैंने अपनी जान लेने का एक तरीका अपनाया और उसमें मैंने बालकनी से जंप मार ली, जिसे देखकर सभी लेडी सरप्राइज हो गई थी और वो चिल्लाती है, माय लेडी यह आप क्या कर रही हैं? लेकिन फिर भी इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ा और वो अभी भी जीवित है। इसके बाद मैंने सोचा कि मुझे पॉइजन लेना चाहिए और राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को इसके बाद मैंने सोचा कि जहर से मेरी मृत्यु हो सकती है, इसीलिए मैंने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों की हत्या में प्रयुक्त जहर की तलाश करी और उसे निगल लिया, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा और फिर से मेरी जान बच गई। सच कहूँ तो यहाँ तक कि मैंने नाइफ का भी प्रयोग कर लिया अपने आप को मारने के लिए, लेकिन इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा और मैं अपने दूसरे जीवन में नहीं लौट पाई। इन सब चीजों को करने के बाद में मुझे एक बात का एहसास हुआ और वो यह है कि इस संसार का कार्य कारण का नियम एरिस को एक नियत कहानी से भागने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं देता। मुझे अभी भी अच्छे से याद है कि जब मैं बालकनी से कूदकर अपने आप की जान ले रही थी तो अस्तबल का कर्मचारी मुझे पकड़ लेता है और वह कहता रहता है कि ओ माय लेडी, मुझे लगता है कि आपका संतुलन बिगड़ गया होगा, लेकिन मैंने आपको बचा लिया, इसीलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। जब मैंने नींद की गोलियां खाकर अपनी जान लेने की कोशिश की तो मेड्स मुझे कहती हैं कि माय लेडी आप जाग गई हैं, इतने लंबे समय के बाद गहरी नींद से सोकर कैसा लग रहा है? और दूसरी मेड भी स्माइल करते हुए कहती है कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि इतनी गहरी नींद लेने के बाद में आपका चेहरा बहुत ही ज्यादा निखर गया है। और जब मैंने चाकू से अपनी जान लेने की कोशिश की तो मेरी थोड़ी सी जान बची हुई थी। तब मुझे सुनाई दे रहा था कि डॉक्टर हमें अब क्या करना चाहिए, कृपया माय लेडी की जान बचाइए। मुझे लगता है कि अज्ञात हमलावर ने माय लेडी को चाकू मार दिया है और वो यहाँ से भाग गया है। आपको इनकी जान जल्दी से बचानी चाहिए। और एक बार तो मुझे अचानक से एक खतरनाक अजनबी का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी कहानी का कथानक बिना किसी बाधा के सामने आ गया। अगर इन सब के बारे में सच कहूँ तो यह बहुत ही ज्यादा बेतुका है और मुझे यकीन भी नहीं होता कि मुझे सचमुच
में चोट लगी थी, और यदि मुझे इतना दुख न होता तो मुझे इतनी नाराजगी महसूस नहीं होती। जब भी मैं घर लौटने की कोशिश करती हूँ तो कोई न कोई अलौकिक घटना उत्पन्न हो जाती है जो कि मेरे हर प्रयासों को व्यर्थ कर देती है। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और प्रेजेंट को दिखाया जाता है, जहाँ पर एरिस जाती रहती है और सोचती रहती है तो फिर मुझे यह करना चाहिए, और वह अपनी मेड के पास आते हुए कहती है कि एमा, और एमा कहती है कि यस माय लेडी। एरिस कहती है कि मुझे एक पावरफुल ऑरेकल की तलाश है और मैं चाहती हूँ कि इसके बारे में किसी को भी पता न चले। वह सोचती रहती है कि जब मैं इसे प्राप्त कर लूंगी तो इसका अच्छे से प्रयोग करूंगी ताकि मैं अपने विकल्प की तलाश कर सकूं। कुछ समय बाद एरिस को ऑरेकल के बारे में पता चलता है और वो तैयार होते हुए कहती है कि ऐसा नहीं लगता कि यह दिखने में अलग लगेगी, और उसकी मेड कहती है कि माय लेडी, एमा ने 2 तरह की हैट्स पकड़ रखी थी और वो कहती है कि चूंकि आप इस समय का लंबे समय से प्रतीक्षा कर रही थी तो बाहर जाने से पहले अधिक आकर्षित कपड़े पहनने के बारे में आपका क्या ख्याल है। और एरिस कहती है कि क्या बात है, मैं तो ऑरेकल से मिलने जा रही हूँ और जल्द ही वापस लौट आऊंगी। एमा कहती है कि लेकिन फिर भी चूंकि आप ऐसे भी बाहर जा रही हैं तो कुछ कपड़े या सामान की खरीदारी के बारे में क्या ख्याल है। अच्छा होगा यदि आप अपने साथ स्वादिष्ट मीठी कुकीज भी आनंद के लिए ले जा सके तो। और एरिस कहती है कि खैर मैं इसके बारे में सोचूंगी। एमा कहती रहती है कि सूरज डूबने में अभी भी काफी समय है, इसीलिए आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और अपने समय का आनंद लेना चाहिए। और एरिस कहती है कि समझ गई। एमा एरिस को हैट पहनाते हुए कहती है कि मैंने सुना है कि मेन स्ट्रीट पर खुली नई कन्फेक्शनरी बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट कुकीज बेचती है, यदि आप यहाँ से गुजरे तो आपको इसे अवश्य आजमाना चाहिए। और एरिस कहती रहती है कि आप हमेशा ही मिठाइयों के बारे में बात करती रहती हैं, क्या आप निश्चित है कि आप वह व्यक्ति नहीं है जो कि उन मिठाइयों को चखना चाहती है। एमा जोर से स्माइल करते हुए कहती है कि हालांकि यह एक निश्चित रूप से कारक है, लेकिन यह एक तथ्य भी है कि मीठी चीजें व्यक्ति के मूड को बेहतर बनाती है, इसीलिए मैं बस यही चाहती हूँ कि माय लेडी हमेशा ही अच्छा महसूस करे। एरिस कहती है कि यदि ऐसी बात है तो मैं इसे आजमा कर जरूर देखूंगी, और यह स्वादिष्ट हुआ तो मैं आपके लिए भी कुछ खरीद कर लेकर आऊंगी, लेकिन अगर इसका स्वाद अच्छा नहीं हुआ तो मैं आपको इसे नहीं दूंगी। यह सुनकर वहाँ खड़ी सभी मेड बहुत ही ज्यादा खुश होती है और कहती है कि क्या सच में, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया माय लेडी। और उन सबको इस तरह से खुश देखकर एरिस सोचती रहती है कि इस घर के सभी लोग एरिस से प्यार करते हैं, लेकिन क्या एरिस भी उनसे प्यार करती है। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और एरिस सिटी में पहुँच जाती है जहाँ पर ऑरेकल था और जिसे वह मिलना चाहती थी। वहाँ खड़े नाइट्स को देखकर वह सोचती रहती है कि यह देखते हुए कि उनके पास बंदूकें हैं, इससे यह तो निश्चित होता है कि यह मध्य युग की तुलना में आधुनिकता के बहुत ही ज्यादा करीब है। वहाँ पर एक लाइट जली हुई थी जो कि मैगीटेक द्वारा निर्मित स्ट्रीट लाइट थी। मेरे लिए बस यह विडंबना है कि इस देश में जादूगरी का विकास किया है और फिर भी जादूगरों की निंदा की जाती है, क्योंकि उनकी शक्तियाँ उस ईश्वर से नहीं आती हैं जिसकी देश पूजा करता था। एरिस इन सब के बारे में सोचती ही रहती है कि जल्द ही उसका कैरेज रुक जाता है और बटलर कहता है कि माय लेडी हम पहुँच गए हैं। एरिस अपने कैरेज से उतरते हुए अपने नाइट से कहती है कि अब आप सब यहाँ से जा सकते हैं, क्योंकि मैं अकेले ही इधर उधर टहलना चाहती हूँ। नाइट एरिस से कहता है कि नहीं, आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती। क्या आप भूल गई हैं माय लेडी, पहले भी एक अनजान व्यक्ति ने आप पर हमला कर दिया था, यह बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। यह सुनकर एरिस हल्का सा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि जिससे भी वह मिल रही हो उसके बारे में किसी को पता चले, और कहती है कि क्या सच में मुझे अपनी बात को वापस से दोहराना होगा, आप बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं, आपको वापस लौट जाना चाहिए। नाइट कहता है कि कोई बात नहीं, तो फिर मैं आपका इसी जगह पर इंतजार करूंगा, जब आप अपना काम पूरा करके लौट आएंगी तो मैं माय लेडी को वापस से मेंशन पर ले जाऊंगा। और एरिस कहती है कि ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं। जल्द ही एरिस एक शॉप में चली जाती है और वहाँ रखी चीजों को देखकर सोचती रहती है कि यह किसी ऑरेकल के लिए स्थान जैसा नहीं लगता है। एरिस वहाँ पर घूमती रहती है कि अचानक से उसकी नजर एक किताब पर जाती है और उसे छूते हुए वह विचार करती रहती है कि मुझे विश्वास नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर कई सारी आकर्षक वस्तुएं हैं। और पीछे से आवाज आती है, माय लेडी यदि मैं आपकी जगह होती तो उसे नहीं छूती। जिसने एरिस को आवाज लगाई थी वह इस शॉप की ऑनर थी, जिसके रेड कलर के बाल और पर्पल कलर की आईज थी, जिसे देखकर एरिस सोचती रहती है कि क्या सच में यह वही है जिससे वह मिलना चाहती थी। एरिस उस लेडी से कहती है कि मैं यहाँ पर इसीलिए आई हूँ क्योंकि मुझे एक चीज की चिंता है, यदि आप वही है जो मैं समझ रही हूँ तो आपको इस बारे में बिना कहे ही पता चल जाएगा कि मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ और कौन हूँ, है ना। रेड हेयर लेडी स्माइल करते हुए कहती है कि हाँ, आपने ठीक कहा लेडी मिकेलियन, या फिर मुझे आपको दयनीय भारी व्यक्ति के रूप में संबोधित करना चाहिए। एरिस उससे कहती है कि अगर आप वही हैं जिससे मैं मिलने आई हूँ तो वह जानती होंगी कि मैं कौन हूँ। और वो लेडी कहती है कि मुझे आपको लेडी मिकेलियन कहना चाहिए या फिर वो जो कि आप नहीं हैं। रेड हेयर लेडी एरिस का हाथ पकड़ती है और उसे कहीं ले जाते हुए कहती है कि आपको मेरे पीछे आना चाहिए मिस आउटसाइडर। वह एरिस को एक कमरे में लेकर आ जाती है और एरिस उनसे कहती है कि मुझे लगता है कि
आपका काम आसान हो जाएगा क्योंकि आप पहले से ही जानती हैं कि मैं कौन हूँ। और सच कहूँ तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं अपनी पुरानी जिंदगी में वापस लौटना चाहती हूँ। यह सुनकर और कल स्माइल करते हुए कहती है कि मिस आउटसाइडर, यह उतना आसान नहीं है जितना कि आप समझ रही हैं। वह एरिस से कहती है कि जब से मैंने आपकी आत्मा की सुगंध को महसूस किया है, मैं देख सकती हूँ कि आपने पहले ही बहुत से प्रयास कर लिए हैं आपकी स्वयं की दुनिया में जाने के लिए। एरिस आश्चर्य से कहती है कि मेरी आत्मा की सेंट, और कल कहती है कि जो कि आपने स्वयं ही अपनी आत्मा को मुक्त करने का प्रयास किया है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि यह दुनिया इसकी इजाजत नहीं देती है। एरिस उसकी बातों को सुनकर सोचती रहती है कि ऐसा तो नहीं लगता कि उसने मेरे कहने पर ही सारी चीजों को गैस कर लिया हो, इसमें कुछ तो अलग है। और कल उसे कहती है कि एक मिनट रुको, मेरे पास आपके लिए कुछ है। वह लेडी एक ऑर्कल है और वो बहुत से नए नए पोषण बनाती रहती है, इसीलिए वह उसे अपनी प्रयोगशाला में लेकर आई थी और वो कुछ इंग्रेडिएंट ढूंढकर एक पोषण बनाती रहती है, जिसे देखकर एरिस विचार करती रहती है कि आखिर वह कर क्या रही है। और अचानक से उसका पोषण तैयार हो जाता है और कल एरिस को उस पोषण को देते हुए कहती है कि ये लो, इसे आपको पीना चाहिए। एरिस उससे कहती है कि आखिर मुझे इसे क्यों पीना चाहिए, मुझे तो पता भी नहीं है कि आखिर इसमें आपने क्या डाला है। और कल स्माइल करते हुए कहती है कि यदि यह जहर होता तो क्या यह आपके लक्षणों के अनुसार नहीं होता। एरिस उस पोषण को ध्यान से देखती है, उसमें से अजीब सी गंध आ रही थी और वह उसे नहीं पीना चाहती थी, लेकिन वह उस कटोरी को उठाते हुए पी जाती है और सोचती रहती है कि कुछ भी हो, इससे क्या फर्क पड़ता है। उस पोषण का टेस्ट बहुत ही ज्यादा खराब था, इससे कि एरिस का मुंह भी बहुत ही ज्यादा खराब हो गया था। और उसे देखकर ऑर्कल स्माइल करते हुए और एक कैंडी देते हुए कहती है कि अगर आपको इस टेस्ट से छुटकारा पाना है तो आपको इस कैंडी को खाना चाहिए। एरिस सोचती रहती है कि क्या वह उसे पॉइजन देने के बाद में उसका एंटीडोट दे रही है। और कल अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है और कहती है कि मुझे इस बात का यकीन है कि आपने पहले से ही इस बात को नोटिस कर लिया होगा कि मैं कोई नियमित ऑर्कल नहीं हूँ। रेड हेयर लेडी अपने हाथ को आगे करती है और देखते ही देखते उसके हाथ में ब्लू फ्लेम जलने लगती है, जिसे देखकर एरिस बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाती है। और कल कहती रहती है कि मुझे अपना परिचय देने दो। रेड हेयर लेडी कहती है कि मेरा नाम मेडिया है और मैं इस देश की अंतिम जादूगरनी हूँ। यह सुनकर एरिस सरप्राइज हो जाती है और आश्चर्य से कहती है कि जादूगरनी, और सोचती रहती है कि मुझे याद नहीं आ रहा है कि कहानी में कोई जादूगरनी भी थी। एरिस को आश्चर्य में देखकर मेडिया कहती है कि ऐसा लगता है कि आप कई सारी चीजों के बारे में बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं और इसीलिए मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपको सबसे सही उत्तर देने का प्रयास करूं। एरिस कहती है कि यदि आप अंतिम जादूगरनी है तो क्या इसका मतलब यह है कि वास्तव में आपके अलावा और कोई नहीं है। मेडिया कहती है कि मैं सिर्फ इस देश में अकेली जादूगरनी हूँ, बाकी सभी लोग उत्पीड़न से बच रहे हैं और दूर जा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम बहुत सारे लोग हैं। एरिस कहती है कि इसके अलावा आपने एक और चीज के बारे में मुझे नहीं बताया, क्या जादूगरनियाँ किसी भी संतान को जन्म नहीं दे सकती हैं। मेडिया कहती है कि कई बार ऐसा होता है, लेकिन यह बहुत ही ज्यादा दुर्लभ है क्योंकि हम एक परिवार के हिस्से के बजाय एक व्यक्ति के अस्तित्व को महत्व देते हैं, इसीलिए हम एक दूसरे को केवल उसके प्रथम नाम से ही बुलाते हैं, सभी एक दूसरे को बहन जैसे ही मानते हैं। एरिस उसकी बातों को सुनकर सोचती रहती है कि हालांकि बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में मैं जानना चाहती हूँ, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तो यह है कि मैं वास्तव में जानना चाहती हूँ कि आखिर मैं यहाँ पर किस लिए हूँ। और मेडिया से कहती है कि यदि मेरे लिए दूसरी दुनिया में लौटने का रास्ता है जहाँ से मैं आई हूँ, तो आप मुझे बताइए कि मैं वहाँ पर कैसे जा सकती हूँ। मेडिया कहती है कि यदि आप पहले की तरह मृत्यु को सहन कर सकती हैं तो हम आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन जीवन में मैं पहली बार आप जैसे किसी व्यक्ति से मिल रही हूँ, इसीलिए मुझे अपनी बहनों से सलाह लेनी पड़ेगी। और एरिस कहती है कि इसमें कितना समय लगेगा। मेडिया विचार करते हुए कहती है कि अगर मैं जल्दी से आगे बढ़ूंगी तो इसमें लगभग आधा महीना लगेगा। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गई होंगी कि इस समय मैं कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि मेरी बहनें महाद्वीप से बहुत ही ज्यादा दूर रहती हैं। अचानक से एरिस के हाथ कांपने लगते हैं और वो अपनी ड्रेस को कसके पकड़ लेती है और उससे कहती है कि तो क्या आप यह कहना चाहती हैं कि मैं अपनी मौत का खतरा नहीं उठाना चाहती। मेडिया कहती है कि चूंकि आप बाहरी व्यक्ति हैं, इसीलिए आपको मुझसे यह नहीं पूछना चाहिए। ऐसा लगता है कि आप अभी तक जादू और दिव्यता के बीच का अंतर नहीं समझ सकती हैं। दिव्यता सृजनात्मकता का अध्ययन है और जबकि जादू विसंगतियों का अध्ययन है। और यदि आप इस तरह की विधि को बनाना चाहती हैं जो कि अस्तित्व में ही नहीं है, तो आपको दिव्य मंदिर में जाकर इसके बारे में पूछना चाहिए। हालांकि निसंदेह मैं नहीं जानती कि पवित्र शक्तियों का प्रयोग करके ऐसा करने का तरीका हो सकता है या नहीं। एरिस वहाँ से उठती है और सिक्कों की पोटली रखते हुए कहती है अगर ऐसा है तो मुझे चलना चाहिए। यह देखकर मेडिया कहती है कि आपको मेरी सेवाओं का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। और एरिस कहती रहती है कि मैं यह आप पर दबाव डालने के लिए दे रही हूँ, और इसके साथ ही मुझे ऐसा लगता है कि आपका रहस्य मेरे रहस्य से अधिक महत्वपूर्ण है, इसीलिए विश्वास करो कि मैं इसे आपके विरुद्ध प्रयोग करने के बारे में नहीं सोचूंगी। मेडिया उस मणि को लेते
करते हुए कहती है कि अगर यह मेरे जीवन की कीमत है तो मुझे इसे ले लेना चाहिए और यदि मुझे इस बारे में कुछ पता चला तो मैं आपको संपर्क करूंगी, इसीलिए कृपया आप अपने पास हमेशा ही एक मिरर रखना। एरिस वहाँ से चली आती है और आते आते विचार करती रहती है कि यह पहली बार हुआ है जब मैं किसी ऐसे पात्र से मिली हूँ जो कि कहानी में बिल्कुल भी नहीं है, न ही उसका उल्लेख किया गया है। और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस योजना पर और भी अधिक काम करना होगा और पता लगाना होगा कि यह मेरे लिए लाभदायक है या नहीं। लेकिन यहाँ पर इतने सारे लोग क्यों हैं? वहाँ पर बहुत ही ज्यादा भीड़ हो रही थी। वहाँ एक शॉप पर बहुत ही ज्यादा भीड़ थी, जिसे देखकर एरिस विचार करती रहती है कि क्या वह वही रेगिस्तानी दुकान तो नहीं है जिसके बारे में नौकरानियाँ बात कर रही थी? क्या इतने सारे लोग इसके लिए यहाँ लाइन में खड़े हुए हैं? इतनी सारी भीड़ को देखकर एरिस विचार करती है कि चाहे यह कितना भी स्वादिष्ट हो, यह बहुत ही ज्यादा है, इसीलिए मुझे लगता है कि इसे पाने के लिए मुझे एक प्रयास तो करना ही चाहिए। एरिस भीड़ में से आगे बढ़ती रहती है कि अचानक से कोई उसे धक्का लगा लेता है और वो गिरने लगती है कि अचानक से कोई उसे संभाल लेता है। वह व्यक्ति एरिस को पकड़ते हुए कहता है कि क्या आप ठीक हो? और उसे देखकर एरिस विचार करती रहती है कि इसकी ब्लैक आइज और ब्लैक हेयर हैं, मैं इस व्यक्ति को पहचान सकती हूँ कि यह कौन है। वह उससे दूर होते हुए कहता है कि मुझे ऐसा लगा कि कुछ बुरा होने वाला है और एरिस विचार करती रहती है कि मैं जानती हूँ कि यह वही व्यक्ति है जिसने हेलेना को पुनर्जीवित करने के लिए अपनी सारी दिव्य शक्ति का उपयोग किया था और साथ ही उसने इस बात की प्रेयर की थी कि एरिस मर जाए और उसे हेल मिले। वह व्यक्ति और कोई नहीं हाई प्रीस्ट है, जो कि इस बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता है कि वह भविष्य में मुझसे नफरत करने लगेगा और अभी वह मुझे देखकर स्माइल कर रहा है। एरिस इन सब चीजों के बारे में विचार करती ही रहती है कि अचानक से हाई प्रीस्ट उसके करीब आते हुए कहता है कि आखिर आप कौन हैं? यह सुनकर एरिस शॉक हो जाती है और सोचती रहती है कि यह कैसी आवाज और कैसी तेज नजरें हैं जिसके कारण मैं सांस भी नहीं ले पा रही हूँ। अगर यदि वह मेरे बारे में नहीं जानता है तो क्या यह मेरे लिए बेहतर होगा कि उसके साथ खुलकर मुझे बात करनी चाहिए और अपने लिए मदद मांगनी चाहिए। एरिस कहानी के बारे में विचार करती रहती है जिसमें कि हाई प्रीस्ट हार्वेस्ट कहानी का एक मेन कैरेक्टर है, जो कि एक ऐसा व्यक्ति है जो कि भविष्य में हेलेना को जहर दिए जाने पर अपनी पूरी ताकत का उपयोग कर देगा उसकी जान बचाने के लिए। और यदि मैं इसे दूसरे शब्दों में कहूँ तो वह मेरा एनिमी है। और यदि अगर मैं कहूँ कि मैं एरिस नहीं हूँ तो यह संभव है कि मुझे परीक्षण विषय के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। यदि योहानेस को भी पता चल गया तो वह मुझे पागल समझकर किसी सुदूर द्वीप पर भेज देंगे। एरिस अपनी मुट्ठी को कसते हुए सोचती है कि नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। और वो हाई प्रीस्ट से कहती है कि आखिर इसका क्या मतलब है? क्या यह और भी अधिक अजीब बात नहीं है कि एक प्रीस्ट का एक अविवाहित नोबल लेडी से परिचित हो? प्रीस्ट हार्वेस्ट कहते हैं कि नहीं, मैं आपकी पहचान जानने का उल्लेख नहीं कर रहा हूँ। और एरिस कहती है कि तो फिर आप किस बारे में बात कर रहे हैं? वह दोनों बातें करते ही रहते हैं कि उनके आसपास के लोग कहते रहते हैं क्या वह लेडी क्राउन प्रिंस की फियांसे तो नहीं है? हाँ, मुझे लगता तो ऐसा ही है कि वह लेडी मिगेलियन ही है। हार्पियस चारों ओर देखते रहते हैं और कहते हैं कि अगर मैं यहाँ पर विस्तार से बात करूंगा तो इसमें परेशानी होने वाली है। और यह देखकर एरिस सोचती रहती है कि जैसे कि मुझे उम्मीद थी वह दूसरों की निगाहों से सावधान रहता है। और यदि एरिस की बात करें तो उसे क्राउन प्रिंस की फियांसे के रूप में जाना जाता है। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि लोग उसकी उस बात पर ध्यान न दे जो कि एक प्रीस्ट की वर्दी वाले व्यक्ति से हो रही हो। एरिस उससे कहती है कि क्या आप मुझसे इस तरह की पूछताछ करके उसके कारण को छिपाना चाहते हैं? यह सुनकर हाई प्रीस्ट परेशान हो जाता है और वो अपने हाथ को हिलाते हुए कहता है कि यह कोई पूछताछ नहीं है। आखिर मैं एक प्रीस्ट हूँ और जो प्रीस्ट होते हैं वह कभी भी किसी से भी पूछताछ नहीं करते हैं। एरिस हार्वेस्ट के करीब जाते हुए कहती है कि यदि दूसरे पक्ष को ऐसा महसूस हुआ है कि उसकी पूछताछ की जा रही है तो इसका मतलब यही है कि उससे पूछताछ की जा रही है। क्या आपको नहीं लगता कि इसे ही परेशान करना कहते हैं? यदि मैं किसी प्रीस्ट के चेस्ट पर हाथ रखते हुए कहती हूँ कि मैं एक महिला हूँ तो क्या यह अच्छा लगेगा? हाई प्रीस्ट अपने सिर को हिलाते हुए मना करते हुए कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कोई गलतफहमी खड़ी कर दी है, इसीलिए इस तरह से गलत बोलने के लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। और एरिस कहती है कि ठीक है, मैं आपकी माफी को स्वीकार करती हूँ। एरिस दूसरी ओर मुड़ती है और वहाँ से जाते जाते कहती है कि ठीक है, तो अब मुझे चलना चाहिए, गुड बाय। और वो वहाँ से चली जाती है। एरिस अपने मेंशन पर लौट रही होती है और विचार करती रहती है कि मुझे इसका थोड़ा सा अफसोस हो रहा है। अगर मैं हार्वेस्ट के साथ ईमानदारी से बात करती तो शायद मैं उस बारे में उससे पूछ पाती। और मेरे लिए ग्रैंड टेम्पल तक पहुँचने का कोई अवसर नहीं है और हार्वेस्ट एक हाई प्रीस्ट है। साथ ही जादूगरनी ने कहा था कि मेरे पास कोई तो रास्ता ऐसा हो ही सकता है जो मुझे वापस से अपनी दुनिया में ले जाए। और हाई टेम्पल एक ऐसी जगह है जहाँ पर उस पद्धति को अपनाया जा सकता है। एरिस अपने सिर को पकड़ते हुए सोचती रहती है कि मैं जानती थी कि मुझे बस हार्वेस्ट के साथ अच्छा व्यवहार करना है और अपनी पहचान के बारे में अच्छे से बताना है। लेकिन यह सोचना कि मुझे मरना होगा ताकि मैं उस मूल दुनिया में वापस लौट सकूं जिससे मैं आई हूँ, सचमुच बहुत ही अनुचित लगता है। एरिस एक क्षण के लिए अपने मरने की सभी डरावनी यादों का विचार करते हुए सोचती रहती है कि यह 100 गुना बेहतर है किसी ऐसे व्यक्ति से सहायता मांगना जो मुझसे नफरत करता है। किसी भी तरह
तरह से मरने से तो बेहतर ही है। हालांकि यह स्टोरी मुझे ज्यादा पसंद नहीं आई थी, इसीलिए मैंने बस इसे ऐसे ही पढ़ा था, इसीलिए मुझे इस स्टोरी के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है। इसीलिए मैं बस यही आशा कर सकती हूँ कि मैं जल्द से जल्द हार्वेस्ट के साथ फिर से जुड़ सकूँ। एरिस अपने मेंशन पर लौट आती है और वह उतरती है तो उसका नाइट उससे कहता रहता है कि शीघ्र ही यहाँ पर नाइट समन्वय समारोह होने वाला है, क्या आप इस वर्ष के लिए भी पुनः व्यक्तिगत नाइट नहीं चुनेंगी? और यदि आप समन्वय नहीं करना चाहती तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक निजी नाइट रखना कई मायनों में आरामदायक हो सकता है, क्योंकि वे आवश्यकता के अनुसार आपके साथ आ जा सकते हैं, जैसे कि निजी और सार्वजनिक मामलों के दौरान। नाइट की बातों को सुनकर एरिस सोचती रहती है कि व्यक्तिगत उपयोग वाला भाग थोड़ा लुभावना लग रहा है और वो कहती है कि यह ठीक है और विचार करती रहती है कि लेकिन फिर भी जब जल्द ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो मेरी देखभाल में आने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी। नाइट कहता रहता है कि बड़े अफसोस की बात है, ऐसे लोगों की संख्या बहुत ही ज्यादा अधिक है जो कि आपके निजी नाइट बनना चाहते हैं माय लेडी। और एरिस कहती है कि क्या सच में मेरे? और नाइट कहता है कि हाँ, एक ब्यूटीफुल लेडी को अपना जीवन समर्पित करना एक शूरवीर का रोमांटिक सपना होता है। नाइट की बातों को सुनकर एरिस हल्की सी स्माइल करते हुए कहती है कि यह कितना तुच्छ सा सपना है और सोचती रहती है कि क्या वह यह कह रहे हैं कि किसी ऐसी लेडी के लिए अपना जीवन समर्पित करना जिसका कोई मूल्य नहीं हो और जो कि सुंदर नहीं हो। और यदि इसके बारे में मैं थोड़ा सा विचार करूँ तो मुझे सबसे पहले तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं किसी की जान ले रही हूँ, जबकि मैं ऐसा चाहती ही नहीं हूँ, इसीलिए यह चिंताजनक है। एरिस नाइट से कहती है कि शायद कुछ लोगों को वह रोमांटिक सपना पसंद हो, लेकिन मुझे यह बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एरिस नाइट की ओर पलटते हुए कहती है कि इसीलिए यह आपको करना चाहिए, अपना जीवन स्वयं को समर्पित करना चाहिए श्रीमान। वह विचार करती रहती है कि मेरा किसी और का रोमांटिक सपना बनना या किसी और के जीवन का भार अपने कंधों पर उठाने का कोई भी इरादा नहीं है। एरिस विचार करती रहती है कि हाई प्रीस्ट हार्वेस्ट को मीठी चीजें बहुत ही ज्यादा पसंद है। उनके आसपास के लोग भी बातें करते रहते हैं कि क्या वह हाई प्रीस्ट ही है? हाँ, क्या आपको नहीं लगता कि हाई प्रीस्ट को इतनी शानदार मिठाइयाँ क्यों पसंद है? और यदि लोग उनके बारे में इस तरह की बातें करते हैं तो उन्हें ऐसी स्थिति के कारण इन सब चीजों का आनंद गुप्त रूप से लेना पड़ता है, क्योंकि उन्हें इसके लिए संयम रखना पड़ता है। दूसरी ओर हेलेना उसे पैकेज देते हुए कहती है कि मुझे खेद है कि मैंने आपको यहाँ बुलाया, क्योंकि मैं अपनी स्थिति के अनुसार हाई टेम्पल में प्रवेश नहीं कर सकती हूँ, इसीलिए आपके लिए यह लीफ के आकार की कुकीज है, क्या आपको यह पसंद नहीं आई? हाई प्रीस्ट कहते रहते हैं कि आखिर आपने यह कैसे किया, क्या आपने इसे शॉप पर लाइन में खड़े रहकर खरीदा? हेलेना कहती है कि मैं हलवाई की शॉप की ओर जा रही थी और मुझे उसी वक्त हाई प्रीस्ट की याद आ गई। यह सुनकर हाई प्रीस्ट आश्चर्य से कहते हैं कि क्या कहा आपने? और हेलेना कहती रहती है कि मुझे मिठाइयाँ बहुत ही ज्यादा पसंद है और स्वादिष्ट चीजों को एक साथ बांटकर खाने में आनंद आता है। यह सुनकर वह हेलेना को धन्यवाद कहता है। एरिस विचार करती रहती है कि स्टोरी के अनुसार हार्वेस्ट जो कि हमेशा ही अपने इमोशंस को छिपाता है और यह एक प्रीस्ट के रूप में उनके जीवन पर गहन प्रतिबंध के रूप में है, लेकिन फिर भी वह हेलेना के सामने आत्मविश्वास के साथ अपनी पसंदीदा चीजों के बारे में खुलकर बात कर सकता है। और यह बहुत ही ज्यादा अजीब बात है कि मुझे याद आया कि हार्वेस्ट का पहला एक तरफा प्यार पहले भाग में था, और यदि अगर हार्वेस्ट कल कन्फेक्शनरी के पास टहल रहा था, क्या इसका मतलब यह है कि वह अभी तक हेलेना के प्यार में नहीं पड़ा है? इस सुबह एरिस जल्दी ही उठ गई थी और वो सोचती रहती है कि मेरे लिए बेहतर होगा कि मैं पहले इसके बारे में पता कर लूं। आखिरकार अगर वह हेलेना से प्यार करने लगा तो वह एरिस की मदद कभी भी नहीं करेगा, और यदि मैं इसे गुप्त रखने के लिए कहूँ तो मुझे नहीं लगता कि वह अपने ऐसे व्यक्तित्व के साथ किसी महिला के अनुरोध के बारे में बकबक करेगा। शायद मुझे हार्वेस्ट के रॉयल पैलेस में आने तक का इंतजार करना चाहिए, और मुझे यकीन है कि यदि मैं पैलेस में उससे इस बारे में बात करूंगी कि हाई प्रीस्ट मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, पहले आपको मुझसे वादा करना होगा कि आप इसे गुप्त ही रखेंगे। और हाई प्रीस्ट कहते हैं कि यह आप क्या कह रही हैं, और यदि वह इस तरह से बात करते रहे और कोई अचानक से आकर उनकी बात को सुनते हुए कहे कि आखिर यहाँ पर बिना कोई टेंशन के रॉयल पैलेस में गुप्त बात कैसे चल रही है, और यदि क्या हो कि वह व्यक्ति क्राउन प्रिंस हो और कहे कि आपने हाई प्रीस्ट को बहकाने का प्रयास कैसे किया, यदि योर मैजेस्टी को यह पता चलेगा तो क्या आपको नहीं लगता कि वह इसके बारे में जानकर खुश होंगे? और यदि ऐसा होगा तो जिस क्षण क्राउन प्रिंस इसमें शामिल होंगे वे तो गुस्से से बेहोश ही हो जाएंगे, लेकिन मेरे पास हेलेना के साथ उनके प्रेमपूर्ण कार्यक्रमों को छीनने की कोई योजना नहीं है। एरिस जाते जाते विचार करती रहती है कि फिर तो इस बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं, मुझे तब तक इंतजार करना होगा जब तक कि हाई प्रीस्ट कन्फेक्शनरी की शॉप पर नहीं आ जाते हैं। एरिस अपने दरवाजे को खोलने वाली ही होती है कि बाहर से आवाज आती है, माय लेडी क्या आप उठ गई? यदि आप उठ गई हैं तो आपको जल्द ही तैयार होना होगा, क्योंकि योहानिस की ओर से एक संदेश आया है जिसमें कहा गया है कि आपको जल्द ही रॉयल पैलेस आना होगा। यह सुनकर एरिस आश्चर्य से सोचती है, योहानिस की ओर से? क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि यह पत्र योर मैजेस्टी की ओर से आया है?
नौकरानी एरिस से कहती है कि माय लेडी आपको जल्द ही तैयार होना होगा क्योंकि रॉयल पैलेस से आपके बुलावे का लेटर आया है। यह सुनकर एरिस सरप्राइज हो जाती है और विचार करती रहती है कि क्या यह योर मैजेस्टी द्वारा भेजा गया है। कुछ समय बाद एरिस रॉयल पैलेस पहुंच जाती है और वो योर हाइनेस को भाव करते हुए कहती है कि ग्रीटिंग योर मैजेस्टी, आज का दिन बहुत ही ज्यादा सुहावना है, आज बहुत ही ज्यादा कड़ी धूप भी हो रही है। योर मैजेस्टी एरिस से कहते हैं कि मैं आपको अचानक से यहाँ बुलाने के लिए क्षमा चाहता हूँ, क्या आपको यहाँ आने में किसी भी प्रकार की असुविधा तो नहीं हुई। एरिस कहती है कि मैं अपने माननीय योर हाइनेस के सम्मान से कभी भी असहज नहीं हो सकती, मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। और दूसरी ओर मन ही मन विचार करती रहती है कि सच कहूँ तो क्योंकि मुझे सामान्य से 10 गुना अधिक तेजी से तैयार होना पड़ा था, इसके कारण तो अब मेरा मन भी अजीब सा हो रहा है। योर मैजेस्टी स्माइल करते हुए कहते हैं कि ऐसा लगता है कि आपने मधुर बातें करना सीख लिया है, लेकिन आज मैंने किसी और कारण से आपको यहाँ बुलाया है। इसके अलावा मैं आपसे आपके बात करने के तरीके पर किसी भी प्रकार से बात करने के लिए नहीं, बल्कि आपके वयस्क होने पर आपकी एज सेरेमनी की चर्चा करने के लिए बुलाया है। यह सुनकर एरिस सोचती रहती है कि एरिस की एज सेरेमनी। योर मैजेस्टी कहते रहते हैं कि हालांकि ऐसी बात का कोई पूर्ण उदाहरण नहीं है, लेकिन मैं आपके एज सेरेमनी समारोह को रॉयल पैलेस में आयोजित करने की अनुमति देता हूँ। यह सुनकर एरिस विचार करती रहती है कि एम्परर कह रहे हैं कि मेरी एज सेरेमनी रॉयल पैलेस बेकेलियस में आयोजित की जानी चाहिए। इस बारे में बहुत सारी अफवाहें फैल रही हैं कि कैसे क्राउन प्रिंस एक कॉमनर लेडी हेलेना को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं और एरिस को तुच्छ के समान समझते हैं, और यदि इसे सही तरीके से देखा जाए तो यह मार्किस मिगेलियन का अपमान है। दूसरी ओर मार्किस मिगेलियन अपने बटलर से कहते रहते हैं कि क्या योर मैजेस्टी को इस स्थिति के बारे में पता है, और उनका बटलर उनसे कहता है कि हाँ, इस बारे में उन्हें पता चल गया है। और मार्किस मिगेलियन अपनी मुट्ठी को कसते हुए कहते हैं कि तो इसका मतलब उन्हें सब पता चल गया है। और दूसरी ओर एरिस विचार करती रहती है कि ऐसा नहीं है कि मार्किस मिगेलियन को इन सब का पता होने के बाद में भी क्रोध नहीं आता है, बस वह उसे दिखा नहीं रहे। सबसे पहले तो क्राउन प्रिंस और एरिस के बीच की एंगेजमेंट, जो कि एम्परर के लिए नोबल के साथ एकता को बढ़ावा देने का एक बहुत ही अच्छा राजनीतिक तरीका था। अंततः रॉयल पैलेस में मेरी एज सेरेमनी रखकर वह बताना चाहते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है उससे मेरे विवाह में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। एरिस योर मैजेस्टी से कहती है कि आपकी इस उदारता के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, यह मेरे परिवार के लिए जीवन में एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि का अवसर होगा। साथ ही वह विचार करती रहती है कि वैसे भी सब कुछ एम्परर की इच्छा से ही होगा, इसीलिए इसमें आपत्ति करने से कोई मतलब नहीं है। योर मैजेस्टी कहते रहते हैं कि मैंने सुना है कि क्राउन प्रिंस अपना अधिकतर समय अपनी ग्रैंड मदर की डॉटर के साथ बिताते हैं। और एरिस कहती है कि तो क्या आप लेडी एंटबेलम की बात कर रहे हैं योर मैजेस्टी। और योर मैजेस्टी कहते हैं कि क्या आप उस बच्ची को जानती हैं। एरिस कहती है कि जब मैं छोटी बच्ची थी तो हम क्राउन प्रिंस और सर कजर के साथ खेला करते थे। योर मैजेस्टी अपनी चिन्ह के हाथ लगाते हुए कहते हैं कि ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि एम्प्रेस ने काउंटेंस एसेल ब्लैंक को अपनी नानी के रूप में नियुक्त किया था। साथ ही एम्प्रेस ने क्राउन प्रिंस की बुरी आदतों को भी सुधारने की कोशिश नहीं की है। उनके व्यवहार को देखकर एरिस सोचती रहती है कि अभी वह एक ग्रैंडफादर की तरह दयालुता का व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन इतने क्रूर हैं कि अपनी बेटी को भी अपने हाथों से ही मार सकते हैं। फर्स्ट क्राउन प्रिंस को बिना किसी सबूत के केवल तर्क प्रकट करने के इरादे से भी उसे फांसी दी जा सकती है। इसके अलावा एम्प्रेस भी इन सब में शामिल थी, लेकिन वह बच गई। इसका एकमात्र कारण ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि प्रेजेंट क्राउन प्रिंस उस वक्त उनकी कोख में थे। वह एम्प्रेस जिसने एक ही सुबह अपनी बेटी को खो दिया क्योंकि उसे फंसाया गया था। मैं समझ सकती हूँ कि उसने क्राउन प्रिंस की नानी के सम्मान पद पर एक मित्र को क्यों चुना। एरिस इन सब चीजों के बारे में विचार करती ही रहती है कि योर मैजेस्टी कहते हैं कि क्या आपको उस बच्ची से ईर्ष्या होती है। और यह सुनकर एरिस कहती है कि नहीं, मुझे उससे ईर्ष्या नहीं होती है। एम्परर कहते हैं कि यह सही है, आखिर ऐसा होने का आपके पास किसी भी प्रकार का कारण नहीं है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। एरिस सोचती रहती है कि आखिर मुझे उससे जेलसी क्यों होगी, वैसे भी मैं तो यहाँ से जाना चाहती हूँ अपने दूसरे जीवन में। और एम्परर उससे कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे थोड़े और करीब आएं। और एरिस सीढ़ियों से चलकर योर मैजेस्टी के पास चली जाती है। योर मैजेस्टी एरिस के हाथ को जेंटली पकड़ते हुए कहते हैं कि मनुष्य का प्रेम सीजनल फ्लावर से भी अधिक दुर्लभ होता है। प्रेम से भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि उस व्यक्ति के पद की शक्ति आपको प्रदान की जाएगी। और एरिस कहती है कि ठीक है योर मैजेस्टी। योर मैजेस्टी कहते रहते हैं कि आपको यह सोचकर अधिक परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि आपके पिता ने अपना वादा पहले ही पूरा कर दिया है। इसके अलावा चाहे कुछ भी हो जाए, वह लड़की आप ही हैं जो कि क्राउन प्रिंसेस बनेंगी और अंततः एम्प्रेस बनेंगी। एम्परर एरिस को कहते रहते हैं कि और क्या आप जानती हैं कि जब आप एम्प्रेस बन जाएंगी तो आप इस महल को अपने लोगों से भर देंगी। इसके अलावा और जब आप इस वंश के उत्तराधिकारी को जन्म देंगी तो वह अगला क्राउन प्रिंस होगा। क्या आप मेरी बात को समझ रही हैं? उन्हें इस तरह की बातें करते हुए देखकर एरिस विचार करती रहती है कि उन्हें देखकर ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे उनके शब्द शांतिदायक लगते हैं, लेकिन वास्तव में सच्चाई तो यह है कि वह इस तरह के शब्दों से उसे डराना चाहते हैं और उनकी बात को मनवाना चाहते हैं। एरिस भाव करते हुए
कहती है कि यस योर मैजेस्टी, आपके शब्द हमेशा मेरे दिमाग में रहेंगे और विचार करती रहती है कि लेकिन एम्परर ने इस काम के लिए गलत व्यक्ति को चुना है। इसके विपरीत मैं एक विदेशी हूँ और हाउस मिकेलिन के साथ जो कुछ भी हो सकता है उसकी मृत्यु की भय की परवाह किसे नहीं है। एलिस एम्परर से बात करके वापस बाहर आ जाती है और पैलेस को देखते हुए विचार करती रहती है कि चूंकि मेरे पास फियोंसे की उबाती है, क्या मुझे क्राउन प्रिंस से मिल लेना चाहिए। इन सबसे एरिस को अपनी नाइट की बात याद आती है। यदि आप समन्वय नहीं चाहती हैं तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक निजी नाइट रखना कई मायनों में आरामदायक हो सकता है, चूँकि आवश्यकता के अनुसार आपके साथ आ जा सकता है, जैसे कि निजी और सार्वजनिक मामलों के दौरान। और एरिस ने उस वक्त जवाब दिया था कि ठीक है, लेकिन वह विचार करती रहती है कि व्यक्तिगत उपयोग वाला भाग बहुत ही ज्यादा लुभावना है, लेकिन फिर भी जब मैं जल्द ही यहाँ से चली जाऊंगी तो मेरी देखभाल करने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी। और नाइट ने यह भी कहा था कि यह बहुत ही ज्यादा अफसोस की बात है, लेकिन इस तरह के बहुत से लोग हैं जो कि अपने आप को उसके नाइट बनाना चाहते हैं, क्योंकि वह लोग अपने जीवन को एक बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लेडी को समर्पित करना चाहते हैं, जो कि एक शूरवीर के लिए बहुत ही ज्यादा रोमांटिक सपना होता है। एरिस इन सब बातों के बारे में विचार करती ही रहती है कि वह अचानक से हेलेना से मिलती है और वो उससे कहती है कि मिस एंटबेलम, आपने तो मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। आखिर रॉयल पैलेस जैसी सख्त जगह पर आप इस तरह से क्यों दौड़ रही हैं? हेलेना दौड़ते हुए गिर गई थी और वो प्यारी सी स्माइल करते हुए कहती है कि ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि मुझे पता लगा कि आप यहाँ पर आई हुई हैं और मैं बस आपसे मिलना चाहती थी। एरिस कहती है कि यदि ऐसा है तो आपको मुझे बुलाकर रोकना चाहिए था, लेकिन आप एक छोटी बच्ची की तरह यहाँ तक दौड़कर आई और बच्चों जैसा व्यवहार किया। आपके वर्ड से ज्यादा तो आपके हाथ पैर चलते हैं। यह सुनकर हेलेना कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है। हेलेना को इस तरह का व्यवहार करते देखकर एरिस अपने सिर को पकड़ लेती है और सोचती रहती है कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। एक 5 साल का बच्चा भी इस तरह की गलती बिल्कुल भी नहीं करता है। एरिस गहरी सांस लेती है और अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए हेलेना से कहती है, क्या आपको चोट लगी है? लो मेरा हाथ पकड़िए और खड़ी हो जाइए। हेलेना को हल्की सी चोट लगी थी और वो कहती है कि नहीं, मैं ठीक हूँ और वैसे भी मैं इसका इलाज एम्परल डॉक्टर से करवा लूंगी। यह सुनकर एरिस कहती है कि आखिर एम्परल डॉक्टर ऐसा क्यों करेगा, क्योंकि एम्परल डॉक्टर सिर्फ एम्परल फैमिली का ही इलाज करता है। हेलेना स्माइल करते हुए कहती है कि चिंता की जरूरत नहीं है, वह मुझे पसंद करते हैं, इसीलिए वह इसका इलाज जरूर करेंगे। एरिस सोचती रहती है कि मुझे उसके बारे में चिंतित होने की जरूरत नहीं थी, मुझे तो अपने बारे में चिंतित होना चाहिए, क्योंकि यदि इसे कोई देख लेता है तो वह यही कहेगा कि मैंने हेलेना को धक्का देकर गिराया है और मेरी वजह से उसे चोट लग गई है। एरिस को इस तरह से चुपचाप देखकर हेलेना कहती है कि क्या आप मुझसे नाराज हैं? और हेलेना जाते हुए कहती है कि हाँ, आप प्लीज मुझसे बात मत कीजिए, क्योंकि यह मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और हेलेना कहती रहती है कि प्लीज मुझसे नाराज मत होइए, मेरी बात सुनिए। एरिस रुकिए तो। हेलेना के व्यवहार को देखकर एरिस विचार करती रहती है कि इसके अलावा आखिर वह हमेशा ही मुझसे इस तरह से बात क्यों करती रहती है। वह रुकती है और कहती है कि मिस एंटबेलम, क्या आप इस रीजन के बारे में जानती है कि आखिर मैं एक कॉमनर गर्ल से किस तरह से साधारण तरीके से बात कर रही हूँ? क्योंकि मैं मार्किस की बड़ी बेटी हूँ और यह मेरे लिए बहुत ही साधारण बात है कि मैं आपसे फॉर्मली बात कर रही हूँ, और ऐसा सिर्फ इसीलिए है क्योंकि आप इस एम्परल पैलेस में एक मेड हैं। और हेलेना कहती है कि लेकिन एरिस, और एरिस कहती है कि लेकिन क्या? एरिस कहती है कि मैं आपसे औपचारिक रूप से बात कर रही हूँ, भले ही आप अनुचित हो। इसका कारण यह है कि हर मैजेस्टी, एम्प्रेस और क्राउन प्रिंस दोनों ही आपसे बहुत ही ज्यादा प्रेम करते हैं। हेलेना कहती है कि मैं आपसे इस तरह से बात इसीलिए करती हूँ क्योंकि हम दोनों दोस्त हैं। एरिस, मैं आपके करीब आना चाहती हूँ। और उसकी बातों को सुनकर एरिस विचार करती रहती है कि कहानी में हेलेना के पास केवल एलेक्स और जेसन की यादें थी, और यदि अगर हेलेना ने सचमुच एरिस को एक दोस्त के रूप में देखा होता तो एरिस के साथ उसकी यादों का जिक्र होता। खैर, ऐसा लगता है कि लेखक ने बिना ज्यादा सोचे समझे ही एरिस को एक विलनस के रूप में प्रस्तुत कर दिया है। और वो हेलेना से कहती है कि अगर ऐसा है तो फिर चलो हमारी दोस्ती को हम यही खत्म करते हैं। मैं किसी भी तरीके से तुमसे दोस्ती नहीं रखना चाहती हूँ, इसीलिए हमें इस दोस्ती को खत्म कर देना चाहिए। इसके अलावा हम कभी भी ऐसे लोग नहीं थे जिन्हें मित्र होना चाहिए था। और हेलेना कहती है कि क्या ऐसा इसीलिए है क्योंकि मैं क्राउन प्रिंस के करीब हूँ और वो मुझे पसंद करते हैं? उसकी बातों को सुनकर एरिस को गुस्सा आने लगता है और वो सोचती रहती है कि क्या सच में वह उस अविभाजित क्राउन प्रिंस को अपने पास रखना चाहती है। भले ही उस कमीने आदमी को वह मुझे देने की कोशिश करे, लेकिन मैं उस जैसे कमीने आदमी को कभी अपनी तरफ नहीं लूंगी। साथ ही इसके अलावा क्या वह यह कहने की कोशिश कर रही है कि वह एक आदमी के लिए अपनी दोस्ती को नहीं छोड़ रही है? उसे इस तरह सा क्यूट सा चेहरा बनाते हुए देखकर एरिस सोचती रहती है कि क्या सच में उसे ऐसा लगता है कि उसके इस तरह के सुंदर से चेहरे से सब कुछ ठीक हो जाएगा, हालांकि भले ही वह सुंदर है। एरिस अपने गुस्से को कंट्रोल करती है और गहरी सांस लेते हुए कहती है कि नहीं, इस तरह का कोई कारण नहीं है, इसीलिए मुझे लगता है कि अब हमें अपनी बातचीत को बंद करना चाहिए, साथ ही इस दोस्ती को भी। एरिस कहती ही रहती है कि अचानक से क्राउन प्रिंस वहाँ आ जाते हैं और वो उसके हाथ को कसकर पकड़ते हुए
कहते हैं कि लेडी मिगेलियन, आप बिल्कुल भी नहीं बदली हैं, बल्कि आप और भी ज्यादा शेमलेस हो गई हैं। यह देखकर भले ही एरिस सरप्राइज हो जाती है, लेकिन वह योहानेस से कहती है कि आज बहुत ही ज्यादा धूप है, और सच कहूँ तो यह उन लोगों का गुण है जो कि उच्च स्तर के लोग होते हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है? यह सुनकर एलेक्स को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो अपने दांतों को कसते हुए गुस्से से कहता है कि आखिर आपने मेरे सामने अपनी स्थिति के बारे में टिप्पणी करने की हिम्मत कैसे की? और एरिस कहती है कि योहानेस, मेरी आपके सामने इस तरह की बातें करने का अधिकार होना चाहिए क्योंकि मैं आपकी फियोंसे हूँ। यह सुनकर क्राउन प्रिंस गुस्से से कहते रहते हैं कि लेकिन केवल यह एक एंगेजमेंट ही तो है, इसके अलावा वह सिर्फ एक छोटी सी बात ही तो है जिसे कि किसी भी समय रद्द किया जा सकता है, भले ही आप हो या ना हो। और बहुत सी ऐसी लेडीज हैं जो कि मेरी फियोंसे बनना चाहती हैं। और एरिस कहती है कि लेकिन क्या हिज मैजेस्टी भी ऐसा ही सोचते हैं? एलेक्स एरिस के हाथ को जोर से छोड़ते हुए कहता रहता है कि आप तो पहले से ही अहंकारी होकर ऐसा व्यवहार कर रही हैं जैसे कि आपको पहले से ही इस बात का पूरा यकीन हो कि आप एक एम्प्रेस बनने वाली हैं। और सच कहूँ तो वास्तव में एकमात्र ऐसी चीज है जिसमें आप बहुत ही ज्यादा अच्छी हैं, और वो यह है कि आप मेरे पिताजी की चापलूसी बहुत ही ज्यादा अच्छे से कर लेती हैं। उन्हें इस तरह से बातें करते हुए देखकर हेलेना कहती है कि एलेक्स, अब इसे बंद करो और शांत रहो। इसके अलावा सच्चाई तो यह है कि जो यहाँ पर गलत है वो मैं हूँ, न कि एरिस, और लेडी मिगेलियन ने तो मुझे शिष्टाचार से बात करना सिखाया है। हेलेना को इस तरह से बात करते हुए देखकर योहानेस अपने गुस्से को कम कर लेते हैं और कहते हैं कि हेलेना, क्या आप मुझे यह बता सकती है कि वह कौन है जिसने कि आपको चोट पहुंचाई है? हेलेना मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहती है कि यह तो कुछ भी नहीं है, और मुझे ज्यादा दर्द भी नहीं हो रहा है कि अचानक से चिल्लाने की आवाज आती है। वह लेडी मिगेलियन थी जिसने कि यह सब किया। वहाँ एक मेड आती है और चिल्लाते हुए कहती रहती है कि मैंने अपनी दोनों आंखों से देखा कि लेडी मिगेलियन ने लेडी हेलेना को धक्का दिया, इसीलिए मैंने आपकी एम्प्रेस को यहाँ तक पहुँचाया, इससे पहले कि हालात और भी ज्यादा बिगड़ जाते। उसकी बातों को सुनकर एरिस सोचती रहती है कि हालांकि यह सच है कि मैंने उसे धक्का दिया, लेकिन वह यह क्यों नहीं कह रही है कि हेलेना ने ही मुझे सबसे पहले आश्चर्यचकित कर दिया था, इसीलिए ऐसा हुआ। यह सुनकर एलेक्स को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो एरिस की ओर आगे बढ़ते हुए उसे जोर से थप्पड़ मार देता है, और उसे ऐसा करते हुए देखकर वहाँ खड़े लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। यह सब इतना जल्दी होता है कि एरिस कुछ समझ ही नहीं पाती है और न ही अपने आप को बचा पाती है, और वो अपने चेहरे को सहलाते हुए सोचती है कि क्या सच में मुझे अभी अभी एक थप्पड़ मारा गया? एलेक्स एरिस से कहता है कि चूंकि आपने मेरी संपत्ति को कलंकित किया है, इसीलिए मेरे लिए भी यह उचित है कि मैं बदले में आप पर एक निशान छोड़ूं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता लेडी मिगेलियन? एलेक्स कहता रहता है कि चूंकि आपने मेरी संपत्ति को कलंकित किया है, इसीलिए मेरे लिए यह उचित है कि मैं बदले में आप पर एक निशान तो जरूर छोड़ूं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है लेडी मिगेलियन? यह सुनकर एरिस सोचती रहती है कि आखिर वह किस निष्पक्षता की बात कर रहा है। अगर वह इस तरह से चीजों को सोचता है तो मुझे भी हेलेना को एक थप्पड़ मारना चाहिए। और अब जब मैं इस दृश्य को सोचती हूँ तो मुझे याद आता है कि मैंने इसे कहानी में पढ़ा था, और उस वक्त मैंने सोचा था कि वहाँ पर वास्तव में अभी भी कई प्रकार के मनोरोगी होते हैं, लेकिन अब जब मैं इस चीज का स्वयं अनुभव कर रही हूँ तो मुझे यह बहुत ही ज्यादा अनोइंग लग रहा है। एरिस प्रिंस को गुस्से से देखते हुए सोचती रहती है कि क्या मुझे उस कमीने को एक थप्पड़ नहीं मारना चाहिए? नहीं, अगर मुझे कैद कर लिया गया तो मैं अपनी दुनिया में वापस नहीं लौट पाऊंगी और मेरे लिए बहुत ही बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। प्रिंस एलेक्स हेलेना की ओर जाते हैं और उससे कहते हैं कि हेलेना, अब हमें चलना चाहिए। यह देखकर एरिस उन्हें रोकते हुए कहती है कि हिज मैजेस्टी ने हाउस मिगेलियन से वादा किया था, मुझसे नहीं। यह सुनकर एलेक्स रुक जाता है और गुस्से से कहता है कि क्या कहा आपने? और एरिस कहती है कि मैंने रॉयल फैमिली से विवाह करने के लिए कहा है, न कि मैंने आपसे विवाह करने के लिए कहा है। भले ही आप इस शादी के बारे में हाँ कहें या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यह शादी तो होगी और मेरे लिए भी यह बात सेम है। वह सोचती रहती है कि ऐसा लगता है कि एरिस, जिसने कि भोलेपन से यह विश्वास किया था कि अंततः क्राउन प्रिंस उसे ही चुनेंगे और उसके गौरव को मजबूत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रिंस एलेक्स स्माइल करते हुए कहते हैं कि मैं नहीं, बल्कि रॉयल फैमिली। आज आप बहुत ही ज्यादा दिलचस्प शब्दों का प्रयोग कर रही हैं। क्या आपने मुझे अभी तक नहीं बताया कि आप मुझे पसंद करती हैं और मुझसे एंगेजमेंट करना चाहती हैं? और कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हैं? क्या सच में यह आपके सच्चे विचार हैं? यह सुनकर एरिस सोचती रहती है कि एरिस, तुमने ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत कुछ किया है। क्या सच में एरिस क्राउन प्रिंस को पसंद करती थी? यद्यपि कहानी में जब वह बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ गई थी तो हेलेना ने उससे दावा किया था कि एरिस की भावनाएं प्रेम नहीं है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि हेलेना और मैं दोनों ही एरिस को नहीं जानते हैं। हालांकि अगर एरिस वास्तव में क्राउन प्रिंस से प्यार करती थी तो मैं उसकी भावनाओं का सम्मान करना चाहती हूँ, और क्योंकि इस शरीर में अब एरिस की नहीं बल्कि उसकी आत्मा है, इसीलिए वह बस उसका सम्मान करना चाहती है और
उससे कहती है कि क्राउन प्रिंस, मैं आपसे प्यार करती थी लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा मैंने रॉयल फैमिली का जिक्र इसलिए किया क्योंकि मैं आपको यह बताना चाहती थी कि यह अनुबंध मेरी इच्छा से नहीं बल्कि मेरे पिता और योर मैजेस्टी की इच्छा से हुआ है। और यदि अभी भी आप इस एंगेजमेंट को तोड़ना चाहते हैं तो आपको मुझ पर गुस्सा नहीं करना चाहिए बल्कि योर मैजेस्टी से इसके बारे में अपील करनी चाहिए कि आप इस शादी को नहीं चाहते हैं। हालांकि मुझे यह भी लगता है कि एम्परर को इस हंगामे के बारे में जरूर पता चल ही गया होगा। क्राउन प्रिंस एलेक्स उसकी बातों को सुनते रहते हैं और कोई जवाब नहीं दे पाते हैं। एरिस जाते जाते कहती है कि अब मेरी बात पूरी हो चुकी है, इसीलिए अब मुझे चलना चाहिए। एरिस विचार करती रहती है कि जो भी मुझे कहना था मैंने उससे कह दिया है, अब चाहे वह इसके बारे में जो कुछ भी करे। और जल्द ही वह गैरेज के पास आ जाती है और अपने नाइट से कहती है कि अब हमें चलना चाहिए। एरिस के चेहरे को इस तरह से देखकर नाइट पहले तो झिझकता है और कहता है कि सर कजर गाड़ी के अंदर आपका इंतजार कर रहे हैं माय लेडी। यह सुनकर एरिस सोचती रहती है कि आखिर जेसन कजर यहाँ पर क्या कर रहा है। और जेसन स्माइल करते हुए कहता है कि आज बहुत ही ज्यादा गहरी धूप हो रही है, क्यों माय लेडी। कजार उसे अलग ही तरीके से देख रहा था, इसीलिए एरिस उससे कहती है कि मेरे चेहरे पर ध्यान मत दो, इसका सर कजार का कोई संबंध नहीं है। यह सुनकर जेसन कहता है कि आप बड़े ही सीधे मुद्दे बात करती हैं। एरिस अपनी सीट पर बैठते हुए कहती है कि आखिर आप इस गाड़ी में मेरा इंतजार क्यों कर रहे हैं। और सर कजार कहते हैं कि ड्यूक कजार मार्किस मिगेलियन से नाइटिंग समारोह के बारे में कुछ बात करने के लिए यहाँ आया है। उन्होंने कहा था कि मैं एकमात्र ऐसा व्यक्ति हूँ जो कि मदद के लिए हाथ आगे बढ़ा सकता हूँ, इसीलिए एक काम से बाहर जाने के कारण मैंने सोचा कि मैं आपकी गाड़ी पर चढ़ जाऊँ। मैं अपनी यात्रा के दौरान घोड़े की सवारी करते करते इतना थक गया हूँ कि अब मैं उसे देखना भी नहीं चाहता हूँ। एरिस उनसे कहती है कि यदि सर कजार इस बारे में अनुरोध करेंगे तो शाही फैमिली आपके लिए एक गाड़ी उपलब्ध करा सकती है। और जेसन कहते हैं कि हालांकि रॉयल फैमिली की गाड़ी में इतनी सुंदर लेडी नहीं होगी। जेसन की इस तरह की बातों को सुनकर एरिस सोचती रहती है कि मैं अनुमान लगा सकती हूँ कि चूंकि जेसन एक रूढ़िवादी इश्कबाजी करने वाला योद्धा है, इसीलिए उसे मीठे शब्द बोलना अच्छे से आता है। एरिस जेसन से कहती है कि क्या आप अपनी अगली खोज पर नहीं जा रहे हैं। और जेसन कहता है कि चूंकि मैंने ड्रैगन को मार डाला था जो कि प्रकृति की माँ थी, मुझे लगता है कि मैं थोड़ी देर के लिए शहर में ही छिपा रहूंगा। हालांकि वहाँ पर कोई तो ऐसा था जो कि ऐसा कुछ चाहता था। ऐसे भी कई सारे ड्रैगन हैं जो कि उनके बदले में मुझसे नफरत करते हैं। यह सुनकर एरिस आश्चर्य से कहती है कि कोई अनजान चीज। और वह विचार करती रहती है कि कहानी में उसके लौटने का एकमात्र कारण यह बताया गया था कि वह हेलेना से मिलना चाहता था। लेकिन अब इस बारे में जानकर ऐसा लग रहा है कि जैसे कि उसके पास अन्य कई कारण थे यहाँ आने के। जब जेसन का जन्म हुआ था तो उसके बारे में हाई प्रीस्ट ने एक भविष्यवाणी की थी जिसमें उसने उससे कहा था कि उसे एक ड्रैगन को मारने वाला बनना होगा और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा। यद्यपि कजार डची एक ऐसा परिवार था जो महान योद्धाओं को जन्म देने वाला माना जाता था और क्योंकि उसके बारे में वह भविष्यवाणी की गई थी तो जेसन को बचपन से ही कठोर परीक्षण को प्राप्त करना पड़ा। उसे बचपन से ही बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ा था और हमेशा उसे बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन कभी भी उसने हार नहीं मानी और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाया। और जेसन की कहानी उस समय से शुरू होती है जब जेसन ने ड्रैगन को मार डाला था और रॉयल पैलेस में वापस लौट आया था। और बेशक इसका मेन कारण यह था कि वह फीमेल कैरेक्टर के प्यार में पड़ गया था। जहाँ हेलेना उसे कहती रहती है कि जिस गोरैया को तुम पसंद करते हो उसने यहाँ पर घोंसला बनाया है। कहानी में वह एक ऐसा स्थान था जहाँ पर हेलेना और जेसन मिले थे और ड्रैगन को मारने के लिए वह एक अच्छा उदाहरण दिखाया गया था। और जब उसने वहाँ पर हेलेना को देखा तो वह हेलेना के प्यार में पड़ गया था। और जब मैंने कहानी के इस पार्ट को पढ़ा तो मैंने ऐसा सोचा था कि यह सिर्फ हेलेना को बहुत ही ज्यादा अधिक लोकप्रिय दिखाने के लिए लिखा गया है, लेकिन हो सकता है कि जेसन के ड्रैगन स्लेयर के रूप में जन्म लेने के पीछे कोई और ही कारण हो। एरिस इस बारे में जानना चाहती थी और वो कहती है कि सर कजार चूंकि हमारा मेंशन आने में अभी भी कुछ समय है तो आप इस कहानी को अच्छे से क्यों नहीं समझा रहे हैं। और सर कजार कहते हैं कि मैं हैरान हूँ कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि लेडी मिगेलियन मेरी कहानी को सुनने में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड है। मैंने तो सोचा था कि आप मुझ में किसी भी प्रकार की दिलचस्पी नहीं लेंगी। और एरिस कहती है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे यह बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि आप मुझसे सीधे सवाल पूछें। इसके अलावा यह एक कहानी है, कम से कम आप मुझे कहानी सुना रहे हैं तो प्लीज इसमें कोई सवाल तो मत पूछिए। और कजार कहते हैं कि आप बहुत ही ज्यादा कठोर दिल की हैं, लेकिन मैं आपसे किसी भी प्रकार का सवाल नहीं पूछूंगा, चाहे इसके इरादे जो भी हो। मैं किसी लेडी के अनुरोध को अस्वीकार नहीं कर सकता हूँ। मुझे अपनी कहानी को कहाँ से शुरू करना चाहिए, क्योंकि मेरे जन्म से ही यह भविष्यवाणी इतनी प्रसिद्ध थी कि यह पैर के बाहर भी फैल गई थी। मुझे लगता था कि अगर मैं उस भाग को छोड़ दूं तो ठीक रहेगा। और सच कहूँ तो मैं बहुत ही ज्यादा कठोर परीक्षण से गुजरा हूँ ताकि मैं स्ट्रॉन्ग बन सकूं और ड्रैगन को मार सकूं। और जैसे ही मैं चलने लायक हुआ उस समय ही मैंने अपनी तलवार उठा ली थी और कभी आराम नहीं किया। हालांकि सच कहूँ तो उस समय मैं अपने माता पिता से बहुत ही ज्यादा नाराज था, लेकिन अब जब मैं पीछे
मुड़कर देखता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि उन्होंने मेरी रक्षा के लिए ही मेरे साथ ऐसा किया था। हालांकि सच कहूँ तो इस समय मुझे इन सब चीजों का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, लेकिन मैं अपने बारे में सोचता था कि शायद मुझे गायब हो जाना चाहिए ताकि बाकी सब खुश रहें। मुझे उस वक्त भी इस बात का एहसास था कि मैं एक ड्रैगन को मार डालूंगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आखिर यह घटना कब घटित होगी, और न ही मैंने कभी ड्रैगन के बारे में सोचा था। और जो भी व्यक्ति दिव्यज्ञ से भयभीत होता है वह उस स्थान पर आक्रमण कर देता है जहाँ पर मैं होता हूँ, और मैं अपने परिवार को कभी भी खतरे में नहीं डाल सकता था, इसीलिए मैं दूर कहीं चला गया। मैं इधर उधर घूमता रहा पहाड़ों पर, बारिशों में, ताकि मैं बहुत ही ज्यादा मजबूत बन सकूं और उसका सामना कर सकूं। लेकिन जब कभी भी मैं इन सब चीजों के बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई न कोई और कारण भी जरूर है। और कभी कभी तो मुझे ऐसा एहसास होता था कि जैसे कि मेरा इस जीवन में कोई मतलब नहीं है, इसीलिए मुझे मर जाना चाहिए। कि अचानक से एहसास होता था जैसे वह कह रही हो, जेसन कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ हो, मैं हमेशा आपकी प्रतीक्षा करूंगी और हमेशा आपके साथ रहूंगी। और अंततः वह भावना और मैं दोनों ही बच जाते थे, मेरे दिल से वह विचार निकल जाता था। अंततः मैं इन सब चीजों से बचते बचते पूरी तरह से स्वस्थ होकर वापस लौट आया। और जब मैं घूमते घूमते वापस लौट रहा था तो मेरी मुलाकात कई सारे लोगों से हुई। वह बहुत ही ज्यादा अच्छे पल थे। मैंने लोगों के साथ अपना भोजन शेयर किया और उनसे बहुत सी अच्छी बातें की। उस जर्नी में मैंने बहुत से दोस्त बनाए और बहुत से मजे किए। यह बहुत ही ज्यादा अनमोल अनुभव था मेरे लिए, जो कि मैंने उस वक्त ही महसूस किया था। और यदि निश्चित रूप से कहूँ तो मेरी एक ऐसे व्यक्ति के साथ मुलाकात हुई जो कि बहुत ही अच्छा व्यक्ति था। उस समय वहाँ से एक प्रिंसेस की गाड़ी निकल रही थी और सैनिक सभी लोगों को दूर रहने के लिए कह रहे थे। मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता, वह बहुत ही ज्यादा सुंदर थी और उसके गोल्डन कलर के हेयर थे। निश्चित रूप से वह पड़ोसी राज्य की प्रिंसेस थी जो कि वहाँ से गुजर रही थी। यह सुनकर एरिस कहती है कि मुझे आश्चर्य है, क्या सच में आपका सबसे महत्वपूर्ण परिचय प्रिंसेस नहीं थी? यह बहुत ही ज्यादा आश्चर्य की बात है। एरिस मन ही मन में सोचती रहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वह इसमें कुछ झूठ तो नहीं बोल रहा है। और जेसन कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे और प्रिंसेस के बारे में काफी अफवाहें कैपिटल तक भी पहुंच गई हैं। और एरिस कहती है कि सरकजार, फिर तो आपने बहुत ही खूब हंगामा मचाया होगा। यह सुनकर कजार कहता है कि अब चलो इस बात से आगे बढ़ते हैं और इस बात को छोड़ते हैं। घूमते घूमते मैं उस जगह पर पहुंच गया जहां मुझे होना चाहिए था, और यह मेरे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मुलाकात थी एक ड्रैगन से। यह सब मानो एक कहानी के समान था। मैं एक साहसी व्यक्ति की तरह दलदल और पहाड़ियों से गुजरा, साथ ही नदियों और खेतों से भी इसे पूरा करने के लिए आगे बढ़ता रहा। यह इतना विशाल था कि मैं कभी भी इस बात को महसूस ही नहीं कर सकता था कि मैं कभी इतनी बड़ी चीज से भी मिलूंगा। और यह जाहिर सी बात है कि मैं इतने बड़े ड्रैगन को देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा गया था, क्योंकि मुझ में एक कर्तव्य की भावना थी। और उस वक्त मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं अपने भाग्य से डर रहा हूँ, मुझे उसका सामना करना चाहिए। सच तो यह था कि मैं उस पूरी ही परिस्थिति से बहुत ही ज्यादा नाखुश था और अपने जीवन को जीना चाहता था और वहाँ से भाग जाना चाहता था। लेकिन विडम्बना यह थी कि ड्रैगन से मिलने के बाद ही मैं शिकार में सक्षम हो सकता था। शायद ऐसा इसीलिए था क्योंकि मैंने सोचा था कि यह सच में मेरा अंत है, क्योंकि मेरे लिए समान रूप में वापस लौटना असंभव है, भले ही मैं ड्रैगन के खिलाफ जीत जाऊं। लेकिन ड्रैगन की प्रक्रिया मेरी अपेक्षा से बहुत ही ज्यादा अलग थी। और अचानक से वह बात करने लगा, वॉरिया आखिर आप यहाँ आई गए, यद्यपि मेरे लिए यह क्षण मात्र था, क्योंकि मैंने आपके इंतजार में बहुत ही ज्यादा लंबा समय बिताया है। ड्रैगन को बोलते हुए देखकर जेसन आश्चर्य से कहता है कि क्या आप पहले से ही जानते थे कि मैं यहाँ पर आने वाला हूँ? जैसा कि ड्रैगन ने कहा, वास्तव में यह भगवान नहीं था जिसने की मेरे बारे में वह भविष्यवाणी की थी, क्योंकि उसकी बातों से पता लग रहा था कि उसने टेम्पल में किसी न किसी प्रकार की हेरफेर की थी ताकि वे अपने आप को मार सके। इन सब से मुझे यह समझ में आया कि अंततः वह भविष्यवाणी स्वयं ड्रैगन ने की थी, जबकि मैंने अपने जीवन को बलि के मेमने की तरह प्रयोग किया। इसके अलावा ड्रैगन ने मुझसे कहा कि मैंने अपनी मृत्यु के लिए जो भी कार्य किए हैं वे कार्य कारण के सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आते हैं। प्रकृति के प्रकाश और उसके सबसे बड़े उपहार के रूप में मैं कड़ी मेहनत के बाद अपने फल को प्राप्त कर पाया हूँ, और बेशक मैंने इन सब के लिए अपनी पर्याप्त कीमत चुकाई है। जल्द ही वह ड्रैगन ग्लो करने लगता है और ड्रैगन को इस तरह से शांत करते हुए देखकर जेसन भी आश्चर्य में पड़ जाता है। लेकिन सच्चाई तो यह थी कि जिस चीज से मैं इतना ज्यादा डर रहा था वह ड्रैगन नहीं था, बल्कि वह मेरे मन का एक प्रतिबिंब था जो कि ड्रैगन से डरता था। इसका विशाल आकार शीघ्र ही लुप्त हो गया था। उसने अपने पूरे शरीर को लुप्त कर लिया था और केवल अपने हृदय को ही मेरे लिए छोड़ा था ताकि मैं उसे मार डालूं। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर क्या हो रहा है और आखिर उसे मारने के लिए मेरे हाथ इतने क्यों कांप रहे हैं। लेकिन मैंने फिर भी हार नहीं मानी और मैं हिम्मत से आगे बढ़ा और अपनी तलवार से ड्रैगन के हृदय को चीर दिया। उसके चीरते ही वहाँ चारों ओर इतनी तेज लाइट थी कि उससे मुझे दिखाई भी नहीं दे रहा था। अंततः ड्रैगन के दिल पर वार करने से वह पूरी तरह से नष्ट हो जाता है और इस तरह से मैंने ड्रैगन की जान ली। और सच में यही
एक सच्ची कहानी है, लेकिन मुझे इससे कोई भी सहानुभूति नहीं होती है। जेसन की कहानी सुनने के बाद में एरिस सोचती रहती है कि फिर भी एक ऐसा प्राणी जिसने की एक ड्रैगन को मारने के लिए एक पुजारी को बहकाया है, यह बड़ी ही दिलचस्प बात है। इसका आखिर क्या मतलब हो सकता है कि कारण कार्य का सिद्धांत उसकी अनुमति नहीं देता है। इन सबको सुनने के बाद में मुझे ऐसा लगता है कि किसी न किसी कारण से यह मेरे लिए एक सुराग है। एरिस जेसन से कहती है कि क्या आप जानते हैं कि वह प्रीस्ट कौन है और इसका क्या मतलब है कि कैलिजेशन का सिद्धांत इसकी अनुमति नहीं देता है। जेसन कहते हैं कि वह प्रीस्ट मैथ्यूस है। मैंने सुना है कि वह अपनी वृद्धावस्था के कारण अपने गहन नगर लौट गए हैं। उस सिद्धांत के बारे में भी मुझे कुछ नहीं पता है और मैं बस इतना जानता हूँ कि यह केवल वह उत्तर है जो कि ड्रैगन ने मुझे दिया था। मुझे उसने कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया था जिससे कि मैं अपने भाग्य को समझ सकूं। खैर, अगर यह समझा भी दिया जाए तो एक साधारण मनुष्य इसे नहीं समझ पाएगा। एरिस सोचती है कि क्या यह ऐसी बात है जिसे समझना असंभव है, लेकिन अगर मैं ज्यादा दबाव डालूंगी तो उसे मुझ पर संदेह हो जाएगा, इसीलिए मुझे कुछ नहीं कहना चाहिए। और वो कहती है कि अच्छा। एरिस इस बारे में सोचती ही रहती है कि बाकी सब चीजों के बारे में मुझे ही पता लगाना होगा कि अचानक से जेसन कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अब हम और करीब आ गए हैं। यह सुनकर एरिस कहती है कि क्या कहा आपने? जेसन स्माइल करते हुए कहता है कि तो क्या यह बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा? क्या अब तो आप मुझसे कम कठोरता से बात करना शुरू करेंगी लेडी मिगेलियन? जेसन कहता है कि अब हम एक दूसरे के थोड़ा और करीब आ गए हैं। क्या अब आप मुझसे कम कठोरता से बात करना शुरू करेंगे लेडी मिगेलियन? यह सुनकर एरिस सोचती रहती है कि जो कि वह हेलेना को पसंद करता है, तो क्या वह वही बातें कहने लगा है जो कि वह कहती है। और वो उससे कहती है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम दोनों एक दूसरे के बिल्कुल भी करीब नहीं है। नहीं, हमारा ऐसा रिश्ता है जिससे कि हम एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना को रखें। यह सुनकर जेसन थोड़ा उदास हो जाता है और यह देखकर एरिस सोचती रहती है कि देखो तो उसे वह एक छोटे पपी की तरह उदास हो गया हो, जैसे कि उसे अभी अभी बहुत तेज काटा गया हो। क्या मुझे इसकी परवाह करनी चाहिए क्योंकि वह एक असली पपी नहीं है? कुछ समय बाद जल्द ही एरिस का मेंशन आ जाता है और वो कैरी से उतरती रहती है, जिसे देखकर जेसन एक जेंटलमैन की तरह एरिस के लिए हाथ आगे बढ़ाता है और उसके हाथ को पकड़ते हुए एरिस सोचती रहती है कि यह बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा है। जेसन कहता है कि लेडी मिगेलियन और एरिस कहती है कि यस, और जेसन कहता रहता है कि उन बच्चों से बहुत ज्यादा नाराज मत होइए, क्योंकि वे अपना पूरा जीवन रॉयल पैलेस में ही बिताते आए हैं, इसीलिए वे अपनी उम्र के किसी भी अन्य व्यक्ति से मुश्किल ही मिलते हैं, इसीलिए वे थोड़े अनाड़ी हैं। यह सुनकर एरिस को हल्का सा गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहती है कि लेकिन जहाँ तक कि मुझे पता है कि वह दोनों अनाड़ीपन के लिए क्षमा पाने की उम्र से भी आगे बढ़ चुके हैं। क्या आप यह भूल गए हैं? यह सुनकर जेसन कोई जवाब नहीं देता है और यह देखकर एरिस कहती है कि पिताजी संभवतः अध्ययन कक्ष में मेरा इंतजार कर रहे होंगे, इसीलिए अब मुझे चलना चाहिए। जेसन से बाव करते हुए एरिस कहती है कि तो फिर मुझे आशा है कि आप अपना व्यवसाय अच्छी तरह से पूरा करेंगे। अब मैं चलती हूँ। और जेसन कहते हैं कि ठीक है लेडी मिगेलियन, हम फिर कभी मिलते हैं। एरिस अपने मेंशन के अंदर आ जाती है और उसे देखकर ईमा चिल्लाते हुए कहती है, माय लेडी, आपका चेहरा यह कैसे हुआ? आपको इतनी चोट कैसे लगी? एरिस ईमा से कहती है कि सब ठीक है ईमा, आपको इतना ज्यादा ओवर रिएक्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ईमा कहती है कि आप यह कैसे कह सकती है? यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आपको चोट लगी है। ईमा जल्द ही एरिस के चेहरे पर लगाने के लिए आइस पैक बनाकर लाती है। यह देखकर एरिस कहती रहती है कि मैंने कहा ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ईमा कहती है कि यह बहुत ही ज्यादा बुरा होगा यदि मार्किस ने यह सब डिनर के वक्त देखा तो आइए सबसे पहले हमें इसको और भी ज्यादा सोचने से रोकने का प्रयास करना चाहिए। एरिस आश्चर्य से कहती है डिनर, और ईमा कहती रहती है कि हाँ डिनर। आपको मार्किस के साथ भोजन किए हुए काफी समय हो गया है ना? यह सुनकर एरिस सोचती रहती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं एरिस की तरह व्यवहार करने लगी हूँ, लेकिन मैं अभी भी मार्किस मिगेलियन के साथ बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं करती हूँ, इसीलिए मुझे लगता है कि यह मेरे लिए बहुत ही ज्यादा कठिन होने वाला है। कुछ समय बाद एरिस अपने पिता के साथ डिनर करती रहती है और वहाँ पर बहुत ही ज्यादा शांति छाई हुई थी और उसके पिता अपने खाने को फिनिश करते हुए कहते हैं कि एरिस, क्या सचमुच आप एक नाइट नियुक्त करने के बारे में सोच रही हैं? और एरिस कहती है कि मुझे लगता है कि फैमिली में इतने सारे नाइट्स हैं, इसीलिए मुझे लगता है कि वह सब पर्याप्त है। मार्किस मिगेलियन कहते हैं कि यदि इसके लिए कोई विशेष कारण नहीं हो तो नाइट समारोह के लिए आपको जाना चाहिए। यद्यपि हर वर्ष छोटे परिवारों के लोग या आम लोग अपना दर्जा बढ़ाने के लिए शूरवीर बनते हैं और ऐसे कई अवसर आते हैं जब उनकी पहचान उन्हें नीचे ले जाती है और उनका चयन नहीं हो पाता है। एरिस उनकी बातों को सुनती रहती है और उसके पिता कहते हैं कि चूंकि उन्हें शाही परिवारों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने की आवश्यकता होती है, इसीलिए केवल शूरवीरों का चयन उन्हीं परिवारों से किया जाता है। हालांकि इस बारे में सच्चाई तो यह है कि एक नोबल फैमिली का शूरवीर केवल स्वयं को ही प्राथमिकता देता है, इसीलिए आप उस
उस व्यक्ति से कोई भी गुप्त कार्य नहीं करवा सकती है, क्योंकि वह इस बारे में किसी भी वक्त बकबक कर सकता है और किसी को भी बता सकता है। साथ ही कई ऐसे मामले देखे गए हैं जहां पर नाइट अपना पदानुक्रम के अनुसार अपने मास्टर के प्रति सेवा करता है, लेकिन इसके अतिरिक्त एक नाइट का सिर्फ मूल उद्देश्य यही नहीं होता है। वह नाइट ऐसा होना चाहिए कि जैसे कि उसे ऐसी जगह पर भेजा जाए जहाँ पर आप नहीं जा सकते हो, और उसे एक ऐसा अवर्णीय अज्ञात कार्य भी दिया जाना चाहिए जिसे कि वह किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं बता सके। और कहीं ऐसा हो और वो आपकी योजनाओं को उजागर कर दे तो किसी ऐसे व्यक्ति को खोजिए जो कि आपके लिए मरने के लिए भी तैयार हो, क्योंकि यह एक शूरवीर का कर्तव्य होता है कि वह अपने मास्टर की हर आज्ञा का पालन करे और उसके लिए अपनी जान भी दे दे। उनकी बातों को सुनकर एरिस सोचती रहती है कि यह संभव है कि एरिस जो की बुरी चालें चलती रहती है, उसे एक ऐसे शूरवीर की आवश्यकता होगी। इसके अलावा यह मार्किस की बहुत ही ज्यादा अच्छी सलाह है जो अपने लाइटर को काफी अच्छी तरह से समझते हैं। हालांकि उनकी बातों को सुनकर मुझे कुछ तो गड़बड़ महसूस हो रही है। ऐसा लगता है कि जैसे वह मुझसे बात कर रहे हों। ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे कि वह मुझे एरिस नहीं कोई और समझकर मुझसे कह रहे हों। चाहे इन सब चीजों में मैं कितनी भी एरिस की तरह बनने की कोशिश कर लूं, लेकिन मैं कभी भी एरिस नहीं बन सकती हूँ। और एरिस की छोटी छोटी कई ऐसी आदतें हैं जिनसे पता लगाया जा सकता है कि मैं एरिस नहीं हूँ। जैसे कि अगर मैं उसकी पसंद या नापसंद के बारे में सोचूं तो उसका स्वाद बिल्कुल ही बदल गया है, चाहे वह खाने में हो या किसी और चीज में। क्योंकि ऐसा कोई तरीका नहीं है कि एक माता पिता जिन्होंने की एरिस की पूरी जिंदगी देखभाल की हो वह उसे पहचानने में सक्षम न हो। अगर ऐसा है तो क्या मुझे उनसे माफी मांगनी चाहिए कुछ इस तरह की, मेरी आत्मा ने आपकी बेटी के शरीर में प्रवेश कर लिया है और इसके लिए मैं आपसे माफी चाहती हूँ और इसका मुझे बड़ा ही खेद है। यदि मैं उन्हें सच बताती हूँ तो क्या मार्किस मुझे यहाँ रहने देंगे या फिर वह मुझे यहाँ से बाहर निकाल देंगे, या फिर मेरे बताए जाने पर वह हमेशा ही मुझे असली एरिस के बारे में पूछेंगे कि वह कहाँ गई, या फिर वह मुझे एक जादूगरनी समझ लेंगे और इसके बाद मुझसे कई तरीके से पूछताछ की जाएगी। इस वक्त मैं इतनी ज्यादा भयभीत हूँ कि इतनी तो मैं उस वक्त भी ज्यादा भयभीत नहीं थी जब मैं हार्बिस से मिली थी। लेकिन शायद मैं समझ सकती हूँ कि मुझे ऐसा महसूस क्यों होता है, क्योंकि मैं अपने आप को इन लोगों के प्रति दोषी महसूस करती हूँ, क्योंकि यह एरिस का बहुत ही ज्यादा प्यारा सा परिवार है जिसमें कि अब मैं रहने लगी हूँ। इसीलिए मुझे यह बहुत ही बड़ा अपराध सा महसूस होता है। वह इस बारे में सोचती ही रहती है कि उसके पिता उसके करीब आते हैं और उसके शोल्डर पर हाथ रखते हुए उसे तसल्ली देते हुए वहाँ से चले जाते हैं। मार्किस मिगेलियन को अपने प्रति इस तरह का व्यवहार करते देखकर एरिस बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है और सोचती रहती है कि मुझे अपने पिता की याद आ रही है। आखिर वहाँ पर क्या हो रहा होगा, क्या वहाँ पर मैं मर गई हूँ या फिर जीवित हूँ, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं वहाँ से लापता हो गई हूँ। क्या मेरे माता पिता मुझे ढूंढ रहे होंगे? क्या सच में मैं अपने पिछले जीवन में लौट पाऊंगी या फिर मैं यहीं पर फंसी रह जाऊंगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे डर लग रहा है। मैं बस अपने घर पर जाना चाहती हूँ। और एरिस बहुत ही ज्यादा दुखी लग रही थी। यह सब देखकर उसकी नैनी इमा भी उसे चुपके से देखती रहती है और वह भी उसके बारे में दुखी होती रहती है। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और पास्ट को दिखाया जाता है जहाँ पर बताया जाता है ईमा के बारे में। ईमा एक लेडी सर्वेंट थी जो कि एरिस के जन्म लेने के बाद से ही मिगेनियन फैमिली में काम कर रही थी। ईमा विचार करती रहती है कि मुझे अभी भी वह दिन याद है जब मैंने पहली बार आपको देखा था माय लेडी। आप बहुत ही ज्यादा छोटी और क्यूट थी। इसके अलावा वह अपनी व्हाइट स्किन और हल्के रेड कलर के चीक से बहुत ही ज्यादा प्यारी लगती थी, बिल्कुल एक एंजल की तरह। और यह एक स्वाभाविक सी चीज है कि सभी इस बारे में सोचते हैं कि बच्चे हमेशा बड़े ही प्यारे होते हैं। और ऐसे ही लोगों में ईमा भी एक थी जिसे कि बच्चे बहुत ही ज्यादा प्यारे थे और उसे लेडी बहुत ही ज्यादा पसंद आई थी और वह उससे प्यार करने लगी थी। वह उससे अपनी बेटी की तरह प्यार करती थी। वह उसके लिए सब कुछ थी और वह हमेशा ही एरिस से कहती रहती थी कि प्लीज बड़ी होकर बहुत ही ज्यादा इस दुनिया में सबसे ज्यादा सुंदर लेडी बनना। और इसी तरह देखते ही देखते कई साल गुजर गए और एरिस बड़ी होते होते बहुत ही ज्यादा सुंदर हो गई। और उस दिन वह बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी, बिल्कुल एक फेरी की तरह। उसे देखकर ईमा विचार करती रहती है कि यद्यपि हर कोई कहता है कि रॉयल पैलेस में काम करने वाली सर्वेंट हेलेना सबसे सुंदर थी, लेकिन मुझे इस बात पर पूरी तरह से विश्वास है कि ऐसा वही लोग कहेंगे जो कि माय लेडी को अच्छे से नहीं जानते हों। उस दिन एरिस का पोर्ट्रेट बनाने के लिए एक पेंटर वहाँ पर आया था और ईमा कहती है कि माय लेडी आपको जल्दी से चलना चाहिए, चित्रकार आ गया है। और एरिस कहती है कि ठीक है मैं चलती हूँ। और जिस दिन एरिस का पोर्ट्रेट बनाया गया उसने रेड कलर की सुंदर ड्रेस पहनी हुई थी। वह बहुत ही ज्यादा सुंदर थी, जैसे अंधेरी रात के आकाश की तरह काले बाल और सफेद फर की त्वचा जो कि बहुत ही ज्यादा चमकदार थी। और यदि उनकी ग्रीन जेड आइज की बात करें तो जो कि गर्मी के दिन में जंगल की तरह थी और उनके पिंक कलर के होठ देखने में बहुत ही ज्यादा शानदार थे। और उनकी इस तरह की कलाकृति को देखकर आपको ऐसा लगने लगेगा जैसे कि आप मानो अपने दिल को निकाल कर उन्हें देना चाहते हो। और इन सब बातों के बारे में विचार करते हुए ईमा सोचती रहती है कि माय लेडी बिल्कुल एक एंजल की तरह है, क्योंकि वह
शक्तिशाली परिवार की एकमात्र बेटी है जो कि इस साम्राज्य का नेतृत्व करते हैं। इसके साथ ही उनके लिए हर चीज हमेशा ही सर्वश्रेष्ठ होनी चाहिए, लेकिन इस वजह से माय लेडी से ईर्ष्या करने वाले लोग हमेशा ही अपनी नजरों को उन पर टिकाए रखते थे। वह कहीं पर जाते रहते हैं और एरिस कहती है कि क्या योर हाइनेस आज के भोज में भी भाग लेने वाले हैं, और ईमा कहती है कि यस माय लेडी, और पास में ही लोग बातें करते रहते हैं। क्या आपने देखा कि लेडी मिगेलियन ने किस तरह की पोशाक पहनी हुई थी? और दूसरा व्यक्ति कहता रहता है कि मैंने सुना है कि उसने रॉयल दर्जी से अपने लिए ड्रेस सिलवाने का अनुरोध किया था। और दूसरी लेडी कहती है कि हाँ, ऐसा ही लगता है, क्योंकि वह हमेशा ही इस भ्रम में जीती है कि जैसे कि वह पहले से ही क्राउन प्रिंसेस हो। और तीसरी लेडी कहती रहती है कि भले ही वह क्राउन प्रिंस की फियोंसे हो, लेकिन अभी भी उनका विवाह रॉयल फैमिली में होना आवश्यक है। लेकिन क्या आपको इन सबसे नहीं लगता कि वह बहुत ही ज्यादा घमंडी है? यह सुनकर एरिस और ज्यादा देर नहीं रुक सकती थी, इसीलिए वह ईमा को कहती है कि ईमा, आप थोड़ी देर यही रुकिए, मैं अभी आती हूँ। और ईमा कहती रहती है कि लेकिन माय लेडी, लेकिन मिगेलियन उसकी नहीं सुनती है और वहाँ से उन लोगों के पास चली जाती है। और वह कहते रहते हैं कि मैंने सुना है कि उनके बोलने का तरीका बहुत ही ज्यादा तुच्छ है। मुझे आश्चर्य हुआ कि कौन सा नीच व्यक्ति ऐसे शब्द बोल सकता है कि अचानक से एरिस वहाँ पर आ जाती है और उसे देखकर वह घबराते हुए कहते हैं लेडी मिगेलियन, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि वह उनकी बातों को सुन लेगी। और एरिस उनसे कहती है कि लेकिन आप सबको देखकर मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी नोबल फैमिली से बिलोंग करते हैं, और यह सोचकर मुझे बड़ा ही आश्चर्य महसूस हो रहा है कि ऐसे पवित्र पैलेस में आप लोग गपशप कर रहे हैं बिना किसी डर के। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप क्राउन प्रिंस की फियोंसे को बदनाम कर रहे हैं? क्या आपको सच में बिल्कुल भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप इसके साथ ही रॉयल फैमिली का अपमान भी कर रहे हैं? और यदि क्या होगा कि अगर इस बारे में योर मैजेस्टी एम्परर को पता चल जाए, तो मैं इस बारे में बहुत ही ज्यादा उत्सुक हूँ कि आखिर उस वक्त इस बारे में क्या होने वाला है। एरिस की बातों को सुनकर वह सभी डर जाते हैं और एरिस से क्षमा मांगते हुए कहते हैं कि लेडी मिगेलियन, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। और इस बारे में ईमा सोचती रहती है कि भले ही लोग उनके बारे में कितना भी बुरा भला कहे, लेकिन वह इसके बारे में किसी से भी अपील नहीं करती, बल्कि वह अपने आप को और भी ज्यादा क्रूर दिखाने का दिखावा करती थी। यदि उन्हें बाहर से कोई देखे भी तो सभी को ऐसा लगता था कि जैसे वह ठीक है, लेकिन यह सच्चाई नहीं थी। और मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि वह हमेशा ही खुश रहे, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि वह बहुत ही ज्यादा दयालु है और उन्हें अच्छे से रहने का पूरा अधिकार होना चाहिए। वह मेंशन पर लौट आते हैं और ईमा कहती रहती है कि माय लेडी, मैं स्वयं ही इस बारे में मार्किस को बता सकती हूँ, और जो कुछ भी काउंट के बेटे और बाकी लोगों ने किया वह आगे ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। एरिस कहती है कि नहीं, आपको यह सब बोलने की कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी मुझे और भी ज्यादा क्रूर होना चाहिए ताकि आप आगे से इसकी उपेक्षा न करें। ईमा कहती है कि भले ही मैं एक कॉमिनर हूँ, लेकिन माय लेडी यह सब गलत है। और एरिस कहती है कि आप बहुत ही ज्यादा बोली हैं। इसके अलावा लोग हमेशा ही मुझ पर दोष डालना चाहते हैं, क्योंकि आप सभी मेरे सर्वेंट हैं और वो आपको भी कष्ट पहुंचाना चाहते हैं। और इन सब से समझ सकती हूँ कि जैसे कि मास्टर हूँ मैं, वैसे ही आप हैं मेरी सर्वेंट। इसके साथ ही मैं इन सभी चीजों को कभी भी इग्नोर नहीं कर सकती हूँ, और आप सभी को इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने सर को उठाकर चलना चाहिए। यह सब सुनकर ईमा सोचती रहती है कि जब माय लेडी को आधिकारिक तौर पर क्राउन प्रिंसेस की फियोंसे बनाने की उम्मीदवार के रूप में मान्यता दी गई, तो उन्होंने रॉयल फैमिली के शिष्टाचार और व्यवहारिक मामलों को सीखने की शुरुआत की। और जब वह इन सब चीजों के बारे में सीख रही थी, तो उनको एक वक्त का भी समय नहीं मिलता था, ना ही सोने का समय मिलता था, और अक्सर उन्हें रॉयल पैलेस भी जाना पड़ता था। वह बहुत ही ज्यादा थक गई थी और ईमा कहती है कि माय लेडी, आपका स्वागत है, मैं जल्दी से आपके लिए नहाने का पानी गर्म कर देती हूँ। और एरिस कहती है कि मैं बहुत ही ज्यादा थक गई हूँ, मैं बस सोना चाहती हूँ। यद्यपि पूरे एम्पायर में इस चीज की अफवाह फैल गई हो कि माय लेडी को क्राउन प्रिंस बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, उनसे तिरस्कार करते हैं, लेकिन उन्होंने इस पर कभी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। यहाँ तक कि इतना सब होने के बावजूद भी मैंने भी अपनी लेडी को सांत्वना कभी नहीं दी, क्योंकि यह एक ऐसी बात थी जो कि माय लेडी की शान को ठेस पहुँचा सकती है और इससे उन्हें दुख पहुँच सकता है। इन सब में वह अपनी पूरी कोशिश करती थी और लोगों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी, चाहे वह उसे कुछ भी कहें। और उनके इन्हीं सब चीजों को देखकर धीरे धीरे उनके प्रति मेरा दिल पिघलने लगा। जब ईमा काम करती रहती है तो लेडी कहती है कि ईमा, क्या आप अभी से सर्दी के कंबलों की व्यवस्था कर रही है? और ईमा कहती है कि इस कंबल को साफ करने के बाद में मेरा काम खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं वापस जल्द ही यहाँ पर आऊंगी। और जिस दिन मैं यह सब काम कर रही थी वह मेरा सहयोग ही था कि उस दिन मेरी मुलाकात माय लेडी से हुई, जो कि वहाँ पर बिल्कुल अकेले बैठी हुई थी। और सच कहूँ तो जो कुछ भी हो रहा था उसके दौरान वह कभी भी नहीं रोई, कभी भी नहीं, उस वक्त भी नहीं जब लोग उन पर उंगलियां उठा रहे थे और उनके बारे में बुरा भला कह रहे थे। एरिस का बर्ताव उस दिन उसे कुछ अलग ही लग रहा था और ईमा उसके पास जाती है और उस कंबल को एरिस को उड़ाते हुए कहती
माय लेडी बहुत ही ज्यादा ठंडी हवा चल रही है, आपको अंदर रहना चाहिए। एरिस कोई जवाब नहीं देती है और ईमा कहती रहती है कि माय लेडी अंदर चलने के बारे में आपका क्या ख्याल है। और एरिस बहुत ही ज्यादा दुखी थी और कहती है कि ईमा क्या प्रेम बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और क्या सिर्फ एक प्यारी सी स्माइल करने से कोई भी व्यक्ति क्राउन प्रिंस का पहला प्यार और उसकी क्वीन बन सकता है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि वह कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि कोई भी व्यक्ति प्यार के बल पर वहां तक पहुंच सकता है। और उन्हें देखकर मुझे एहसास हुआ कि योहानेस ने माय लेडी के प्रयासों को कभी भी मान्यता नहीं दी। और सच कहूँ तो एक एम्प्रेस हमेशा ही अपने एम्पायर का समर्थन करती है और इस बारे में ही मैंने हमेशा सीखा है। और इन सब के लिए मैंने इतनी मेहनत की कि मैं उस मुकाम तक पहुंच सकूं और उस पद के लायक बन सकूं। इन सब से उसे बहुत ही ज्यादा दुख महसूस हो रहा था और एरिस अपनी ब्लैंकेट को कसते हुए कहती है कि अगर वह मुझसे प्यार नहीं भी कर सकता है तो कोई बात नहीं, लेकिन क्या कम से कम वह मुझे पहचान भी नहीं सकता है? क्या आप उसके बारे में जानती है? वह लड़की सिर्फ हंसना जानती है, फिर भी सब लोग उसी से प्यार करते हैं। और एरिस को इस तरह से दुखी देखकर ईमा सोचती रहती है कि अगर वह किसी प्रकार की जादूगरनी होती तो वह एरिस के आंसुओं को रोकने के लिए एक तूफान भी खड़ा कर सकती थी। ईमा एरिस को गले लगाते हुए कहती है कि इसके लिए क्षमा करना माय लेडी, लेकिन अगर कुछ होता तो मैं आपकी इच्छा को जरूर पूरा करती। और उन दोनों के लिए वह एक ऐसा पल था जब ईमा सिर्फ उसके लिए प्रार्थना ही कर सकती थी। ईमा उसके लिए कुछ भी करना चाहती थी, लेकिन एरिस के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था और वो अपने बारे में कामना करती है कि एरिस हमेशा के लिए इस दुनिया से गायब हो जाए और इस दुनिया में कभी न आए। वह ईमा से कहती है कि अगर मेरी इच्छा पूरी हो जाए तो कितना अच्छा होगा ना ईमा। और कभी कभी चमत्कार अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से घटित होता है और वो भी एक ऐसा ही दिन था जब ऐसा कुछ हुआ। ईमा एरिस को गले लगाते हुए कहती है कि इसके लिए मुझे माफ करना माय लेडी, लेकिन मैं आपके लिए कुछ कर पाती तो आपके सभी दुखों को दूर कर देती। और शायद उस दिन मैंने कुछ ऐसी ही इच्छा मांगी थी कि माय लेडी हमेशा के लिए इस दुनिया से गायब हो जाए। और वह एक अद्भुत दिन था जिस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। उस दिन के बाद माय लेडी का नेचर बिल्कुल ही बदल गया जब मैंने नोटिस किया कि जब वह किसी विचार के बारे में सोचती थी तो अपनी चौथी उंगली को बिल्कुल भी नहीं हिलाती थी। इसके अलावा उनकी सुबह उठकर पानी पीने की आदत तथा नाखून चबाने की आदत वह सभी बिल्कुल भी नहीं नजर आती थी। और जब भी मैं उन्हें बुलाती थी तो वह बस हाँ ही कहती थी और उनके बोलने का तरीका भी पूरी तरह से बदल गया था, जिससे कि मुझे यकीन होने लगा कि वह माय लेडी नहीं है। ईमा एरिस से कहती है कि माय लेडी क्या आप कुछ स्वादिष्ट भोजन खाना पसंद करेंगी? और एरिस कहती है कि यदि आप मेरे लिए कुछ भी बना सकती है तो मैं आपके लिए उसकी आभारी रहूंगी। यह सुनकर ईमा आश्चर्य से सोचती रहती है कि आभारी माय लेडी ने कभी भी निम्न स्तर के लोगों के शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। इससे मुझे यकीन है कि यह वह नहीं है। और एरिस कहती रहती है कि शायद अचानक से मुझे भूख लगने लगी है तो मैं खाना खाने के लिए तैयार हूँ। वह बहुत सी चीजों में काफी अलग हो गई थी, उनकी बोलने की अलग अलग शैली और उनके चलने का तरीका, उनकी आदतें इत्यादि को देखकर मुझे पता चल गया था कि वह माय लेडी नहीं है जिसे कि मैं पहले जानती थी। मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह लेडी कौन है जो कि माय लेडी के शरीर में है, आखिर वह कहां से आई है। और यदि इस बारे में मैं लोगों से पूछती भी तो वह मुझे पागल समझते और यहाँ से बाहर निकाल देते। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर माय लेडी कहाँ गई और वो कहाँ है। एक दिन ईमा एरिस से कहती है कि माय लेडी क्या आपको याद है कि जब आप 6 साल की थी और पहली बार घुड़सवारी करना सीखा था तो आप गिर गई थी और उस समय क्या आपकी क्राउन प्रिंस ने सहायता नहीं की थी? और एरिस कहती है कि क्या आप उस वक्त वहाँ पर नहीं थी? मैं उस वक्त 15 साल की थी, ना कि 6 साल की। क्या आप भूल गई हैं? ईमा कहती है कि ओह हाँ मुझे याद आया, तब आप 15 साल की ही थी, सही कहा आपने। एरिस की बातों को सुनकर ईमा सोचती रहती है कि उनकी याददाश्त को कुछ भी नहीं हुआ है, केवल उनकी छोटी मोटी आदतें ही बदली हैं। और उनकी यादों को जानकर ऐसा लग रहा है कि जैसे कि उन्हें अभी भी महत्वपूर्ण तथ्य याद हैं। एरिस ईमा से कहती है कि आखिर आप इस तरह की बातें क्यों कर रही हैं? इन्हें करना बंद कीजिए। और ईमा कहती है कि यस माय लेडी। और सबसे संदेह की बात तो यह थी कि वह अभी भी सामान्य होने का दिखावा कर रही थी। ईमा कुछ समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसे हुआ क्या है, आखिर वह इतना बदल भी गई है लेकिन किसी को संदेह भी नहीं होने देती है। और कहीं ऐसा तो नहीं है कि माय लेडी के शरीर की आत्मा को एक दुष्ट जादूगरनी ने चुरा लिया है? नहीं, लेकिन अगर ऐसा होता तो वह अपने आसपास के लोगों से मदद जरूर मांगती। ईमा अपने सर को पकड़ते हुए सोचती रहती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मुझे अपनी आदतों को सुधारना होगा। वह यह सब सोचती ही रहती है कि अचानक से उसकी नजर बाहर की ओर जाती है जहाँ पर एरिस कहीं पर जाती रहती है, जिसे देखकर ईमा सोचती है कि आखिर वह इस समय कहाँ जा रही है। लेकिन उन्हें इस तरह से वहाँ नहीं जाना चाहिए, वहाँ बहुत ही ज्यादा अंधेरा है और यह खतरनाक हो सकता है। और यदि मैं पीछे की घटनाओं को सोचूं तो हाल ही में माय लेडी के साथ बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई हैं जो कि बहुत ही ज्यादा दुर्घटनाजनक थी। इन सब चीजों को देखकर वह अचानक से शॉक हो जाती है और सोचती रहती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कहीं वह वापस से वैसा ही कुछ करने
से अपनी लालटेन को उठाती है और उसे लेते हुए एरिस की ओर भागती है ताकि वह उसे ऐसा कुछ करने से रोक सके। अचानक से ईमा को एरिस कहीं दिखाई नहीं देती है। यह देखकर वह रुक जाती है और सोचती रहती है कि आखिर उन्हें मैंने इसी तरफ आते हुए देखा था, आखिर वह कहाँ चली गई, वह यहाँ क्यों नहीं दिखाई दे रही है। ईमा धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती है और एरिस को देखती रहती है कि अचानक से उसे एरिस दिखाई देती है और उसे देखकर वह सरप्राइज हो जाती है क्योंकि एरिस अपने होश में नहीं लग रही थी और उसे इस तरह से देखकर ईमा जल्दी से उसकी ओर दौड़ती है। ईमा कहती रहती है कि माय लेडी मेरी बात सुनिए और एरिस रुक जाती है जैसे कि उसे किसी बात का होश ही ना हो। ईमा बहुत ही ज्यादा थक गई थी और गहरी सांसें ले रही थी। वह आगे बढ़ते हुए कहती है कि माय लेडी आप इतनी रात गए बाहर क्यों आई है, यह खतरनाक हो सकता है, इसीलिए हमें वापस अंदर लौट जाना चाहिए। एरिस इसका कोई जवाब नहीं देती है और ईमा एरिस के पास आते हुए कहती है कि माय लेडी चलो हमें अंदर चलना चाहिए। और एरिस नींद में थी और कहती रहती है कि मुझे घर जाना है, मुझे माँ के पास जाना है। यह देखकर ईमा सोचती रहती है कि क्या वह सच में नींद में चल रही है। एरिस कहती रहती है कि मुझे माँ के हाथ के फ्राइड चिकन राइस खाने हैं, प्लीज मुझे मेरी माँ के पास मेरे घर पर ले चलो। यह देखकर ईमा सोचती रहती है कि क्या माय लेडी अपनी माँ के बारे में बात कर रही है। उस दिन ईमा को विश्वास हुआ कि माय लेडी एरिस नहीं है बल्कि कोई और ही है। यह लेडी उसकी लेडी एरिस नहीं हो सकती है। वह बहुत ही ज्यादा ईमानदार और गर्वपूर्ण, बहुत ही प्यारी थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह एक ऐसी अनचाही आत्मा है जो कि इस वर्ल्ड में आ गई है और अनचाहे ठोकरें खा रही है। एरिस अब इन सब चीजों को और सहन नहीं कर सकती थी और वो रोने लगती है और कहती रहती है कि मुझे घर जाने दो, मुझे अपनी माँ के पास जाना है और उनके हाथ का बना खाना खाना है। यह सब देखकर ईमा सोचती रहती है कि मुझे बहुत ही देरी से यह रियलाइज हुआ लेकिन वह मेरी लेडी नहीं है। एरिस को इस तरह का बर्ताव करते देखकर ईमा एरिस के हाथ को जेंटली पकड़ती है और कहती है कि माय लेडी सब ठीक है, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, सब ठीक है, जो भी मुझसे संभव हो पाएगा मैं आपकी पूरी मदद करूंगी। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए लेडी एरिस, सब ठीक हो जाएगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। ईमा मन ही मन में सोचती रहती है भले ही मैं कुछ चाहूँ या न चाहूँ, लेकिन ईमा एरिस को गले लगा लेती है और सोचती रहती है कि क्या अब ऐसा कुछ भी नहीं है कि माय लेडी वापस आ सकती है और मैं इस लेडी की मदद कर सकती हूँ। अगले दिन जब एरिस उठती है तो मेड्स कहती रहती है कि माय लेडी अपना मुंह खोलिए, आपको इसे खाना चाहिए। और यह सब देखकर एरिस सोचती है कि मुझे इन सबको इस तरह का व्यवहार करते हुए देखकर ऐसा लग रहा है कि इस घर के सभी सर्वेंट इस बात से डरते हैं कि जैसे कि मैं भूख से मर ही जाऊंगी। येलो हेयर लेडी कहती रहती है कि जल्दी करो माय लेडी, यह गरम गरम ही बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। और ईमा कहती रहती है कि माय लेडी आपको बस अपने मुंह को खोलना है, हम आपको इसे खिला देंगे। और ब्राउन हेयर लेडी कहती है कि माय लेडी मिठाई के लिए हमने आपके लिए पुडिंग तैयार की है, मुझे लगता है कि आपको यह जरूर पसंद आएगी। उन सबको इस तरह का व्यवहार करते देखकर एरिस सोचती रहती है कि मैं बस कुछ भी नहीं करना चाहती, बस मैं आराम करना चाहती हूँ। इसके अलावा जो भी रॉयल पैलेस में हंगामा हुआ उसके बारे में सभी बड़े नोबल्स को पता लग गया होगा और वह इस बारे में ही बात कर रहे होंगे। ज्वेलरी ओनर एरिस को ज्वेलरी दिखाते हुए कहता है कि माय लेडी इस वाले हार के बारे में आपका क्या ख्याल है। और दूसरा व्यक्ति कहता रहता है कि हम इसके बारे में कह सकते हैं कि लेडी मिगेलियन के लिए बनाने वाले हार के लिए डिजाइनर को प्रेरणा स्वर्ग से मिली थी, इसीलिए उन पर वह बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। येलो ड्रेस व्यक्ति कहता रहता है कि जिस क्षण आप इस हार को अपने गले में डालेंगी तो हर कोई इससे आश्चर्यचकित हो जाएगा और उनके पास कहने के लिए शब्द भी नहीं होंगे। उनकी बातों को सुनकर एरिस सोचती रहती है कि इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैसे भी उस घटना के लिए सबसे ज्यादा प्रसन्न हो रहे होंगे जब क्राउन प्रिंस ने मुझे थप्पड़ मारा था। दूसरी ओर नौकरानियां एरिस के बारे में बातें करती रहती है कि लेडी मिगेलियन माई लेडी जो कि क्राउन प्रिंसेस है, आखिर वह इतना शांत क्यों है, अगर यह हमेशा की तरह होता तो वह हिज मैजेस्टी से इसकी शिकायत करती, साथ ही अपनी गलती को भी नहीं मानती। इसके अलावा वहाँ सिर्फ ऐसा ही नहीं हुआ होगा, उसके लिए हेलेना के रहने के क्वार्टर में जाना और हंगामा करना सामान्य बात होगी, शायद वह अवश्य ही अस्वस्थ महसूस कर रही होगी। हाल ही में उसने अपना खाना भी कम कर दिया है और उसे खाना खाने में भी कठिनाई हो रही है। उनकी बातों को सुनकर एरिस सोचती रहती है कि मैं हेलेना को आखिर क्यों ढूंढूंगी, यदि मुझे किसी की हड्डियां भी ढूंढनी होगी तो मैं योहानेस को ढूंढकर उनसे एक डंडा बनाकर उसे ही मारूंगी। हालांकि सच्चाई तो यह है कि मैं इन सब चीजों को करने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक हूँ और इन सब चीजों को सोचकर अपने पिता की याद आती है जिन्होंने कल रात को उसे बहुत कुछ कहा था और उनसे बात की थी। एरिस उन सब की बातों को सुनकर थक गई थी और वो अपने फैन को बंद करते हुए कहती है कि अब सब बाहर जा सकते हैं। आज मैंने जो कुछ भी आभूषण देखे हैं मैं उन सबको खरीदने वाली हूँ, इसीलिए नीचे जाकर उन सभी का भुगतान कीजिए। एरिस उन सबको सोचने के बाद में सोचती रहती है कि आखिर इन सब चीजों का क्या महत्व है, क्या मैं मार्किस के साथ भोजन करने के बाद भी अपने परिवार के बारे में सोचूंगी, क्या कहीं उन सबको देखकर ऐसा तो नहीं लगता कि मार्किस का हाथ भी मेरे पिता जितना बड़ा है, इसीलिए मुझे ऐसा एहसास हुआ। सच कहूँ तो उस दुनिया में मेरे परिवार और मेरे बीच कुछ
तो कुछ बुरा भी नहीं था। और सच्चाई तो यह है कि मुझे अपने परिवार के हर हिस्से से नफरत थी। वह उस वक्त वह शॉप पर काम कर रही थी और वो पैकेज को देते हुए कहती है कि इसके 6200 वॉन होंगे। और चूंकि मेरे परिवार ने कहा कि उनके पास मेरे लिए खर्च करने के लिए पैसे नहीं हैं, इसीलिए मैंने वह सब चीजें करनी छोड़ दी जिन्हें कि मैं करना चाहती थी। इसके अलावा सच्चाई तो यह थी कि मेरे माता पिता की मुझसे बहुत सी अपेक्षाएं थी और यह सब मुझे बहुत ही ज्यादा अनुचित लगता था, क्योंकि अगर बेहतर होता अगर वह इन अपेक्षाओं के अनुसार ही मेरे प्रति कुछ थोड़ी सी दिलचस्पी दिखाते तो। एरिस अपने काम से घर आ जाती है और वह कहती है कि मैं घर वापस आ गई और उसकी मदर कहती है कि क्या आप अपने काम से वापस आ गई हैं? क्या आपने कुछ खा लिया था? और एरिस कहती है कि हाँ, मैंने उतना तो खा ही लिया जितना कि मैं खा सकती थी। अचानक से उसका भाई भी आ जाता है और वो मुस्कुराते हुए कहता है, मदर क्या आप हमारे लिए बीम बीम नूडल्स बना सकती हैं? यह सुनकर उसकी माँ कहती है कि बीम बीम नूडल्स, मुझे लगता है कि हमारे पास पतले वाले नूडल खत्म हो गए हैं। यह सब सुनकर उनके पिता कहते हैं कि चिंता मत करो, मैं जल्द ही सामग्री खरीद कर ले आऊंगा, इसीलिए आप उसे बना लीजिए। और यह लड़का बहुत ही ज्यादा बदमाश है। इसके अलावा यह दोबारा परीक्षा देने के लिए स्कूल में दाखिला ले रहा है, इसीलिए मुझे लगता है कि उसे अच्छे से खाना खाना चाहिए। उनके इस तरह के व्यवहार को देखकर एरिस सोचती रहती है कि इसीलिए मुझे अपने माता पिता से घृणा होती थी, और क्योंकि उन्होंने मेरे भाई के प्रति हमेशा ही उदारता दिखाई थी और कभी भी मेरे बारे में नहीं सोचा था। एरिस एक दिन अपनी माँ से बात करती रहती है और कहती है कि माँ, इस सप्ताह मुझे बहुत ही ज्यादा काम है, इसीलिए मैं व्यस्त रहूंगी। इसके अलावा मैंने पिताजी के जन्मदिन का उपहार बैंक के खाते में स्थानांतरित कर दिया है, इसीलिए जब भी आप उसे निकाले तो एक बार मुझे बता देना। यह सुनकर उसकी माँ कहती रहती है कि क्या आप व्यस्त रहेंगी? मैं आपकी पसंदीदा ब्रेड सैंडविच बना रही थी, जिसे बनाने के बारे में मैं काफी समय से सोच रही थी। एरिस कहती है कि यह मेरे नए प्रोजेक्ट के कारण है, इसीलिए मैं नहीं आ सकती। लेकिन उसकी माँ कहती है कि लेकिन फिर भी क्या तुम थोड़ी देर के लिए नहीं आ सकती? तुम्हारे पिताजी को तुम्हारी याद आ रही थी। और एरिस कहती है कि जब भी मुझे समय मिलेगा तो मैं आ जाऊंगी। एरिस सोचती रहती है कि क्या सच में मुझे ब्रेड सैंडविच पकौड़ा इतना ज्यादा पसंद था। और अचानक से उसके फोन पर मैसेज आता है कि जल्द ही तुम्हारा जन्मदिन भी आने वाला है, इसके लिए तुम्हें इस पर क्या गिफ्ट चाहिए? इन सब बातों के बारे में विचार करके एरिस सोचती रहती है कि मैंने सोचा था कि मैं उनसे जरूर दोबारा मिल सकूंगी, लेकिन शायद इसीलिए मैंने इतना उदासी भरा व्यवहार करने का निर्णय लिया, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे माता पिता मेरा इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन अब जब मैं इस बारे में सोचती हूँ तो मुझे पता चलता है कि मेरा भाई अक्सर मेरे माता पिता के साथ बहुत ही ज्यादा अच्छा व्यवहार करता था। इसके साथ ही वह घर के बहुत से काम भी संभालता था। लेकिन यदि अगर फिर कभी भी मैं उनसे अगर मिल पाऊंगी तो मैं उनके साथ बहुत ही अच्छी तरह से व्यवहार करूंगी और उनसे बहुत ही ज्यादा प्यार करने की पूरी कोशिश करूंगी। अगले दिन मेड एरिस से कहती रहती है कि माय लेडी, आपको बहुत ही जल्दी रॉयल पैलेस में चलना चाहिए। उन्होंने कहा है कि आपके और हर योहाइनेस के लिए नाइट ऑडिशन के समारोह के लिए कई सारे पोशाकें चुननी है, इसीलिए आपको जल्दी ही वहाँ पर पहुँचना है। ईमा एरिस को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश थी और वो स्माइल करते हुए कहती है कि माय लेडी, आपके लिए मैं बहुत ही ज्यादा उत्साहित हूँ और इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि आप पर जो कुछ भी होगा वह बहुत ही अच्छा लगेगा। इन सब को सुनकर एरिस सोचती रहती है कि चूंकि नाइट ऑडिशन समारोह सबके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण घटना है, इसीलिए उन्होंने मुझे भी वहाँ इनवाइट किया है, क्योंकि मैं क्राउन प्रिंस की फियोंसे हूँ। इन सब बातों को सुनकर एरिस अपने कैरिज में चढ़ते हुए सोचती रहती है कि उसने मुझे थप्पड़ मारा था और इसके लिए क्राउन प्रिंस को सजा भी नहीं दी गई। और सबसे ज्यादा बड़ी बात यह है कि उसे इस चीज का बिल्कुल भी खेद नहीं है। मेड्स एरिस से कहती रहती है कि माय लेडी, यात्रा का आनंद लीजिएगा। और एरिस सोचती रहती है कि मुझे आश्चर्य है कि जब घूमने वाली गाय को भी गौशाला में ले जाया जाता है तो उसे भी ऐसा ही महसूस होता है जैसा कि मुझे महसूस हो रहा है। एरिस कैपिटल में आ जाती है और बाहर देखते हुए सोचती रहती है कि मौसम भी बहुत ही अच्छा है और लोगों को देखकर ऐसा लग रहा है कि वह सब फेस्टिवल के बारे में बहुत ही ज्यादा खुश हैं। लेकिन यह आश्चर्य की बात है कि मुझे ही यह सब क्यों सहन करना पड़ रहा है। मैंने ऐसा आखिर क्या गलत किया है कि मुझे उस कमीने व्यक्ति को कपड़े उपहार में देने होंगे जिसने कि मुझे थप्पड़ मारा है और उसे इस चीज का बिल्कुल भी अफसोस भी नहीं है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मैं ऐसे व्यक्ति के लिए कभी भी ऐसा नहीं करूंगी। और एरिस चिल्लाते हुए कहती है कि अभी इस गाड़ी को रोक दो। यह सुनकर कोचमैन कहते हैं कि क्या? एरिस बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहती थी। वह बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी और कहती है कि क्या तुमने सुना नहीं कि इस गाड़ी को जल्दी से रोको। एरिस को इतने गुस्से में देखकर गाड़ी चालक कैरिज को जल्दी ही रोक देते हैं और कैरिज के रुकते ही एरिस उससे निकलकर भागने लगती है। यह देखकर नाइट्स चिल्लाते रहते हैं कि माय लेडी, आखिर आप कहाँ जा रही है? रुकिए तो सही, आप कहाँ जा रही है? एरिस भागते भागते सोचती है कि मुझे जल्द ही नाइट से छुटकारा पाना होगा और जल्द ही वह एक गहरी गली में आकर छिप जाती है। वह गहरी सांस लेते हुए सोचती रहती है कि क्या मुझे इस तरह हमेशा ही छिपना होगा? और यदि क्या होगा कि अगर मैं यहाँ से हमेशा के लिए भाग जाऊँ तो क्या यह दुनिया मुझे छोड़ नहीं देगी? क्या यह मुझे अपनी दुनिया में अपने घर पे नहीं
जाने देगी, कृपया मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे यहाँ से छुटकारा पाने दो। आखिरकार वैसे भी इस दुनिया को हेलेना की जरूरत है और अचानक से उसे आवाज सुनाई देती है, वहाँ देखो माय लेडी को पकड़ो। एरिस सोचती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता और वो अपनी हील्स को खोलते हुए भागती है और सोचती रहती है कि मैं इन सब के हवाले नहीं पकड़ी जाना चाहती हूँ, मैं रॉयल पैलेस में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती हूँ।